जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था 6 महीने बाद सेमेस्टर फी आती थी तो घर वालों को लगता था अब हम घर की कौन सी चीज़ बेचें कि इसको जो है पढ़ाए। मैं यहाँ से सारी कश्तियाँ जला के गया। मुझे जॉब चाहिए थी और एक ऐसी जॉब चाहिए थी जिससे मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। जुनैद में मैं उन लोगों में से हूँ जिसको गाड़ियों और बाइक्स का शौक ही नहीं। मुझे ये था कि अब मैंने कुछ ऐसा करना है जो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाए। सबसे सेफ अगर मिडल ईस्ट में मैंने किसी जगह कैमरे का इस्तेमाल किया तो वो इसराइल पैलेस्टाइन ही था। अच्छा, बात है इंडिया की तरफ। आप इंडिया गए और जिस तरह का आपको वहाँ फीडबैक मिला, और मेरी नज़र में मल्टीपल फोल्ड्स एज अपोज टू, मतलब माशाल्लाह आपको लोग काफ़ी फॉलो कर ही रहे थे, बट आई थिंक दिस हैड ओपनड अप अ विंडो। और मुझे याद है हम मॉल ऑफ एमिरेट्स में बैठे थे जी जी। जब आपने मुझे बताया इंडिया का। एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरी ख्वाहिश थी एक इसराइल जाने की और एक इंडिया जाने की। वो ये कि क्योंकि इन दोनों मुल्कों के बारे में जो हमारा नज़रिया है वो थोड़ा सा तंग नज़र है और थोड़ा स्टेट ओरिएंटेड है। जो हमें मुल्क बताया गया, जो हमें किताबों में बताया गया या जो स्कूल में पढ़ाया गया वही है। और जितना आप वहाँ के बारे में देखते भी हैं वो या तो बॉलीवुड के ज़रिए होता है या कोई प्रोपेगेंडा हो गया या कुछ हो गया, तो आपको क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आती। तो मैं चाहता था कि वो एक ऑथेंटिसिटी जो एक यूट्यूबर या एक कंटेंट क्रिएटर दे सकता है अपने कंटेंट में, वो नज़र आएगी। एंड आई वांटेड टू बी द फर्स्ट पर्सन, बट आई वाज हैप्पी कि इट वाज यू। दोनों मुल्कों में तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने वो साइड दिखाई इन दोनों मुल्कों की जिसने लोगों को मज़ीद करीब किया। तो इंडिया जब आपका फिर वीज़ा आया, कहाँ से स्टार्ट किया? खैर वो तो लोगों ने आपकी सीरीज़ देखी हुई है, लेकिन आप जिन्होंने नहीं देखी है, जिनको देखनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ देयर नॉलेज, कहाँ से स्टार्ट किया और देन पॉइंट टू पॉइंट बताइए ज़रा। देखिए जुनैद भाई, सफ़र तो उसी टाइम में स्टार्ट हो गया था जब मेरे पास वीज़ा आया। और मैं ऑनेस्टली आपको वो फीलिंग जो है ना वो बयान नहीं कर सकते कि जब वीज़ा मिला तो उसके बाद मुझे ये लगा कि यार फेक तो नहीं है। तो मैंने मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके अपना पासपोर्ट नंबर और वीज़ा एप्लीकेशन नंबर वो सारी चीज़ें डाल के देखी तो नीचे लिखा हुआ था जी ग्रांटीड इतने दिनों का, ये वो सारी चीज़ें। तो फिर मैंने जो है वो फैमिली को फ़ोन किया, फ्रेंड्स को फ़ोन किया, अच्छे अच्छे दोस्तों को, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। मतलब आप वो नहीं होते, एक वो बच्चों की तरह खुशी होती है आपको, क्योंकि मुझे लगता था मैं पूरी दुनिया देख लूँगा, इंडिया नहीं देख पाऊँगा। मुझे ये लगता था कि यार ये मैं बड़ी बदकिस्मती होगी कि आप एक ऐसा मुल्क ना देख पाएँ जो ऑलरेडी एक दुनिया है पूरी। क्योंकि जितने वहाँ पे कल्चर्स और हिस्ट्री और वो रिलीजन और उसके अलावा वो जो एक वेरिएशन और डाइवर्सिटी है ना उस मुल्क में, वो हार्डली किसी और जगह पे आपको मिलेगी। तो ओमान से मैंने फिर अपनी जो है ना जल्दी जो है ना दुबई गया। दुबई से फिर मैंने अपनी बाइक जो है वो शिप की केरला के लिए। पहला मेरा इरादा था कि मैं इसको ना मुंबई लेके जाऊं, लेकिन मुंबई की जो कस्टम क्लियरेंस है वो टाइम लेती है। तो मुझे बताया गया था कि आप इसको केरला ले जाएं, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस जो है वो जल्दी हो जाएगी। मुझे शिपिंग कंपनी भी अच्छी मिल गई। तो वहाँ से ये जो है वो सफ़र फिर मेरा जो है वो बाइक राइड का स्टार्ट हुआ। कुछ दिन मैंने केरला में गुजारे, केरला से आगे कर्नाटका, तमिलनाडु। वहाँ पे तमिलनाडु में तो मैंने सिर्फ जो है वो गुजरे ही हूँ, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया। लैंग्वेज बैरियर हुआ आपको वहाँ पे? नहीं, एज सच नहीं, क्योंकि हमेशा जो है वो इंग्लिश में हाँ इंग्लिश तो खैर। उसके अलावा एक चीज़ है कि केरला में ना, क्योंकि आपको पता है कि आप मिडल ईस्ट जाए तो बहुत ज़्यादा केरला की पॉपुलेशन मिडल ईस्ट में है। फिर वो पूरी पट्टी जो कोस्ट के साथ साथ है ना, या तो उनके बिजनेस होंगे मिडल ईस्ट में, या वो जो है दूसरा जो है क्या उसे कहते हैं, एक बॉलीवुड की वजह से भी ना कुछ लोगों को ना वो आती है। फिर मोस्टली जो मुस्लिम लोग हैं वो उर्दू जो है ना उनको एटलीस्ट गुजारा ज़रूर करते हैं। मतलब बहुत सारे मोस्टली वो तो आती है, लेकिन जिनको नहीं आती तो वो गुजारा ज़रूर करते थे। तो अगर हिंदी उर्दू नहीं तो आपका ना इंग्लिश से चल जाता था। बहुत ही कम होता था कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी जगह वो जो है ना वो नारियल का पानी लेने खड़े हो तो हो सकता है उसको ना आती हो, लेकिन फिर भी वो बड़े खुश होते थे देख के आप कहाँ से आए हो, इशारों शुरू से ना सब काम चल जाता था। तो कोई ऐसा लैंग्वेज का इशू नहीं हुआ था। उधर से हम आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो नीचे मुंबई की तरफ, गुजरात, राजस्थान,
यूपी, आगरा गया, वहाँ से दिल्ली और फिर जो है चंडीगढ़, पंजाब से होते हुए फिर वाघा बॉर्डर। अस्सलाम वालेकुम, बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों। अगर मैं आपसे कहूं कि ईद उल अज़हा तक आप करोड़पति बन सकते हैं तो हो जाएंगी ना ईद की खुशियां दोबारा? जानना चाहते हैं कैसे? ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मेहनत की कमाई यूके, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड से 30 जून तक पाकिस्तान में बैंक अल हबीब में अपने प्यारों को भेजकर बन सकते हैं करोड़पति। और यही नहीं, रोजाना 30 जून तक कोई ना कोई एक लकी विनर रोज जीत सकता है 1 लाख रुपए का इनाम। तो भाई सोच क्या रहे हो? अभी डाउनलोड करो एस मनी ट्रांसफर ऐप और आप भी बन जाओ लकी विनर। एस मनी ट्रांसफर और बैंक अल हबीब का साथ, दिल से दिल तक। अच्छा, सो लाइक इसको ब्रेक डाउन कीजिए। खैर, केरला और कर्नाटका से आपका सिर्फ गुजर हुआ। बाय द वे, साउथ एशिया की सबसे पहली मस्जिद केरला में है, आपका वहाँ जाना हुआ? नहीं, एक्चुअली मेरे पास जो थे वो सिर्फ 30 दिन थे। अच्छा, हाँ, ये भी लिमिटेशन थी। तो मैं ये चाह रहा था कि वही जो जगह जो रूट में आ रही है ना, मैं उनको विज़िट कर लूँ। अदरवाइज़ आप जब जिगजैग पड़ जाती है ना, तो 30 दिन में आप कोई भी जगह सही नहीं कर पाते। हाँ, तो हमने क्योंकि केरला के बैक वाटर्स का बड़ा सुना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो ये है टी प्लांटेशन, तो वो थोड़ा सा जो है वो अंदर की तरफ जाते थे, और ये जो मस्जिद है ना ये कोस्ट की तरफ आती थी, तो इसलिए मैं फिर इधर नहीं जा पाया। सही। और वहाँ से फिर मैं आगे आ गया था ये तमिलनाडु को क्रॉस करते हुए मैसूर की तरफ, कर्नाटका में 1-2 जगह हमने विज़िट की, और इसी तरह जो है महाराष्ट्र, गोवा में भी 1 ही दिन गुजारा, साउथ गोवा में। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इंडिया को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर किया, बस ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एक वो जो आपका फर्स्ट टेस्ट होता है ना, मुझे इंडिया का बस वही मिला है कि यहाँ पे क्या कुछ जो है वो बंदा कर सकता है। तो गोवा में आपने 1 ही दिन गुजारा? गोवा में हाँ, 1 ही दिन गुजारा था। सही। फिर उसके बाद आप गए महाराष्ट्र? गोवा से हम गए थे महाराष्ट्र में कोल्हापुर सिटी है, वहाँ पे रुके थे। वहाँ पे रुकना नहीं था एक्चुअली। अच्छा, कोल्हापुरी चप्पल वहाँ की होती है? हाँ, कोल्हापुरी चप्पल मुझे गिफ्ट भी मिला है वहाँ पे। एक्चुअली मुझे कुछ दिन पहले ना एक बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी ईमेल आई थी, और पूरी फैमिली की कि हम जो है ना, और पता उन्होंने ना सिर्फ मुझे ईमेल की, उन्होंने वही ईमेल और जिन लोगों को मैं रास्ते में मिल रहा था ना, जिनकी मैंने स्टोरीज शेयर की थी, उनको भी की थी। ओह वाह, बड़ी। तो होता ये कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो सारा दिन, तो आपको अक्सर मौका नहीं मिलता कि आप सारी चीज़ें देख सके। तो मैंने उनकी ईमेल देख ली थी, लेकिन फिर मेरे दोस्त ने भी मुझे कर दिया था राब्ता कि ये एक फ़ैमिली है, ये आपसे मिलना चाहती। तो मैंने फिर उनको कॉल की, मैंने कहा कि मैं इस दिन इस टाइम के आसपास ना कोल्हापुर से गुजरूंगा। तो वो फिर उनके जो है वो सिंधी कम्युनिटी वाले थे, तो उनके कुछ जानने वाले भी जो है ना वहाँ पे इकट्ठे हो गए, मेरे लिए सिंधी बिरयानी घर से बना के ले आए। और क्योंकि कहते हैं कि हमने सोचा अबरार भाई कि किधर रास्ते में जो है घर का खाना मिला होगा, तो इंतज़ार कर रहे थे मेरे वहाँ पे। हमने बैठ के वहाँ पे खाना खाया। तो वो प्लान ये था कि मैं आधा पौना घंटा रुकूंगा, लेकिन मैं वहाँ पे 4-4.5 घंटे रुक गया। मुझे ये लगता है कि यार लोग इतना प्यार लेके आ रहे, तो एटलीस्ट उनके साथ जस्टिस होनी चाहिए। फिर हम रात जो है ना वो कोल्हापुर में रुक गए, तो कोल्हापुरी चप्पल भी वो लेके आए थे मेरे लिए। अच्छा, तो इतना अगर जैसे कि अगर आप गिफ्ट, आपने ऑब्वियसली आप बाइक में हैं, लिमिटेड सामान ही रख सकते हैं, अगर बहुत सारे लोग बहुत सारे गिफ्ट लें तो क्या करते हैं आप? जुनेद भी बहुत इशू होता है ना। उसकी ये रीज़न होती है कि कुछ लोग जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं। अब वो आप कितनी को खा सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप कहते हो कि यार ये फैमिली के लिए लेके जानी चाहिए, ये इस तरह की चीज़ें एज ए सोविनियर। तो खाने पीने की चीज़ें अक्सर ख़राब भी हो जाती थी। फिर मैंने एक वहाँ पे लड़का हायर किया था अपने साथ, उसके साथ बैग्स के अंदर डाल दो, या अपने बैग्स को। तो हमने कोशिश की है कि मोस्टली फिर जो चीज़ें रास्ते में खाने पीने की ख़राब होगी वो छोड़ दी उधर। नॉर्मली ये था कि मिडल ईस्ट में तो मैं वहीं पे छोड़ आता था, फिर किसी बंदे को कहा कि यार जब तू जा रहा हो वो सामान लेता जाएंगे, लेकिन इंडिया में वो ऑप्शन एक नहीं थी। तो फिर उसको हमने जितना लेके जा सकते थे और जितना हम वहाँ पे खा सकते थे, तो हम फिर रोज़ जो है वो उसको खाते थे, ख़त्म करते थे, लोगों के साथ शेयर करते थे। और इसका फिर फ़ायदा ये होता था कि अगर हम कभी किसी जगह पे ब्रेक लेते ना, तो हम सामान खोलते थे और दूसरों को भी कहते थे कि आप आए हमें ज्वाइन करें, फिर वो खुल के आपसे बात भी करते थे। तो इस तरह जो है वो फिर आप। अच्छा, आपने जो लोकल टीम हायर की थी वो थ्रू आउट द टूर आपके साथ थी? एक्चुअली एक ही बंदा था। एक ही बंदा था। और वो कैसे ट्रैवल कर रहा था? अगर आप बाइक पे था, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए था जो बाइकर हो। मुझे ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरामैन हो या फोटोग्राफर हो या कोई भी, ये था कि बाइकर हो। बाकी मैं संभाल लूँगा कि अगर वो सिर्फ कैमरा को पकड़ भी ले या मैं खुद ही कैमरे से सारा करता रहूँ, तो एटलीस्ट सपोर्ट होगी मेरे साथ ना।
तो वो इसलिए मैंने जो है वो हायर किया। तो लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा था, क्योंकि आपको पता है कि साउथ के जो एक उनका नेचर है ना, एक तो वो बड़े धीमे से है, और दूसरी ये चीज़ मुझे उसकी अच्छी लगी थी कि बहुत सारे लोगों के साथ आप ट्रैवल करें ना, तो आजकल हर मीडिया बंदे का अपना सोशल मीडिया है, तो उनको होती है कि हम अपने आप को प्रमोट कर लें। उसको ये नहीं था, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि मतलब जो भी कंटेंट बनता था, मैं कहता था कि तू भी भाई इसमें से जो मर्जी तेरा दिल करता है अपलोड कर ले, लेकिन उसको ये नहीं होता था कि मैंने अपने सोशल मीडिया के करना है। तो मेरे लिए वो एक आइडियल मतलब एक अच्छा डिसीजन था उसको साथ रखना। और बाइकर था, तो जितना मर्जी हम रात को 12 बजे भी अगर किसी जगह पहुंच रहे तो वो साथ चल रहा है, और वो अच्छा राइडर था, ये बड़ा एडवांटेज था। मैं बहुत से लोगों को ये कहता हूँ इस पर, इनफैक्ट मैं वीडियो भी काफ़ी अर्से से बनाना चाह रहा हूँ, ख़ासतौर पे लोग जो मिडल ईस्ट में रहते हैं या जिनका मिडल ईस्ट आना जाना रहता है, कि अगर आपने वर्क एथिक देखना है ना तो आप साउथ इंडियंस का देखें। देयर इज़ अ रीज़न कि आपको पूरे मिडल ईस्ट में लुलू हाइपर मार्केट नज़र आएगी, कोई सिद्दीक हाइपर मार्केट नज़र नहीं आएगी। जुनेद भी, उसके अलावा बांग्लादेशी लोग, हाँ नो डाउट, वो बड़े मेहनती लोग हैं। हाँ, मिडिल ईस्ट में अगर 50-55 डिग्री भी होगा ना, हाँ भाई, तो लगे आपको वहाँ पे इवन साउथ पंजाब, हमारे साउथ पंजाब के लोग जो लेबर तबका है, जो वही पूरा मिडल ईस्ट खड़ा किया है हम 3 मुल्कों के लेबर ने, तो गर्मी बर्दाश्त करने का जो स्टैमिना मैंने मिडिल ईस्ट में ये चीज़ देखी है कि मोस्टली जो हार्ड काम है ना, ये कंस्ट्रक्शन वाले, ये हमारे पठान भाई कर रहे होते हैं, ये सराइकी। हाँ, उसके अलावा जो ये दूसरे होते हैं ना, कि अगर कोई जिसको मतलब सफाई वाला को काम हुआ, या ये दूसरे नहीं हो गए रेस्टोरेंट में क्या उसे कहते हैं, सर्विस स्टाफ, हाँ सर्विस स्टाफ, वो आपको मिलेंगे मोस्टली, क्योंकि वो अगर जितना भी बुरा दिन उनका चल रहा होगा ना, बड़ी खुशी से बात करेंगे आपसे। तो ये हम में शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा एटीट्यूड है। हाँ, वो थोड़ा सा गुस्से के तेज़ हैं, तो जब गुस्से के आप तेज़ होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते। हाँ, मेरा जो तजुर्बा रहा है वहाँ पे साउथ इंडियंस के साथ मैंने काम भी किया है, शेयर भी किया है अपार्टमेंट, और मतलब ज़रा आपकी डेली डीलिंग्स में अगर आप बकाला जा रहे हो ग्रोसरी वगैरह करने तो रोज़ाना का एक ताल्लुक भी रहा है, तो लाइक स्वीटेस्ट पीपल एवर। तो ये आपने अच्छी बात बोली कि जो आपके जो साथ थे उनको ये नहीं था कि मेरी सेल्फ प्रमोशन, क्योंकि मुझे ये एक साहब याद आ रहा है, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, अभी हम मिले ही हैं और हर आधे घंटे बाद आपको स्टोरी पे टैग किया ज़रा रीशेयर कर दें। उसका पूरे दिन का मकसद ये था कि मैं रीशेयर करता जाऊं, क्योंकि उसने बोला यार ये बकरा हाथ लगा है, तो आज भी इसको जितना उसका जूस निकाल लूँ मैं गन्ने की मशीन में डाल के। तो वो कभी कभी अनोइंग हो जाता है यार, कि भाई ना सिर्फ अनोइंग होता है, बल्कि ये होता है कि वो एक आपके वर्क एथिक्स के भी ख़िलाफ़ होता है, कि अगर आपको एक बंदा हायर कर रहा है तो आप उसका जो है वो अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा रहे हो, आप उसके साथ सही से काम करो, ताकि दोबारा कभी आप मिलो ज़िंदगी में तो वो आपको अच्छे अल्फाज में याद करे, और वो कहे कि यार मैंने इसी बंदे के साथ काम करना है। पहला एक्सपीरियंस बहुत मैं अच्छा भी रहा। अक्सर अभी इंटरव्यू अगर करता हूँ अपनी टीम के लिए, तो मैं उनसे यही पूछता हूँ, अगर कोई बोलता ना कि मैं आपके साथ मैं पूछता हूँ क्यों ज्वाइन करना था, कहता मैं आपका फ़ैन हूँ। तो मैं कहता हूँ फैंडम नहीं चाहिए मुझे, आपका वो चाहिए, आधा टाइम तो मैं आपको यहाँ नज़र भी नहीं आऊँगा, ठीक है। तो वो एक साहब ने बोला मुझे आपकी सोबत में रहना है। मतलब मेरी केड़ी सोबत है इधर, केड़ा यहाँ पे मजमा लगता है। मैं भाई सब अपना अपना काम करते हैं, टॉक अबाउट दैट, ठीक है। एक अफिलिएशन, एक आई अंडरस्टैंड के चलिए आई लाइक योर वर्क, दैट्स वन थिंग, मगर ये कि वो फैंडम नहीं होना, भाई काम करना है, काम करना है, ठीक। फिर उसके बाद आप गोवा से फिर आप महाराष्ट्र गए, वो कितना लंबा जर्नी थी? मतलब अच्छा सॉरी, कोल्हापुर से फिर हम सीधे मुंबई पहुंच गए। सीधा मुंबई, वो कितनी लंबी जर्नी थी? वहाँ पे एक्चुअली लंबी जर्नी का मतलब ये होता है कि आप दिन के किस टाइम ट्रैवल कर रहे हो। हमने सुबह सनराइज़ के टाइम ट्रैवल किया था। अगर हम रात को करते थोड़ा सा तो ट्रैफिक कम होती, हम जल्दी पहुंच जाते। लेकिन जब हम पुणे से मुंबई का जो सफ़र था ना, वो जुनेद भाई बहुत हेक्टिक था। गर्मी थी मुंबई की, जैसे आजकल कराची में है, वहाँ पे भी ऐसी गर्मी चल रही थी। और ऊपर से ये है कि मुंबई में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उनकी मेट्रो वगैरह बन रही, तो रोड्स वगैरह तोड़ी हुई हैं। तो वो जो एक हिस्सा है रोड का, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, तो दूसरा अगर खुला है तो वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। और मुंबई इज़ ह्यूज मेट्रोपोल,
तो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तो उधर ट्रैफिक में इंटर होना वो तो हमारी, मैं कहता हूँ मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं क्या करूँ। एक तो आपको एक्साइटमेंट भी होती है कि हम मुंबई आए हो, हाँ और वो नाम ही एक उसमें इतना चाम है हाँ। हमारे लिए, क्योंकि हमने बॉलीवुड में बहुत देखा है। तो फिर आप उस ट्रैफिक में जा रहे हो, तो उसमें हमें ऑलमोस्ट कोई 8 घंटे लगे होंगे, 8-9 घंटे। नॉर्मली कितना लगता है अगर रात में निकलते? आई थिंक हम शायद कोई 5-6 घंटे में कर जाते, क्योंकि इतना पहला फर्क है। सफ़र जो है हमारा बड़ा स्पीड से हुआ पुणे तक। हम्म। पुणे से आगे एक तो उनकी एक्सप्रेस हाईवे है, उस पे बाइक्स नहीं जा सकती। ओके। दूसरी जो नॉर्मल जिस पे आपने वो नेशनल हाईवे पे ट्रैवल किया, वो फिर उसी के ऊपर हमने बाइक्स लेके जानी थी, इसलिए भी टाइम ज़्यादा लगता था बाइक्स पे। और रास्ते में कोई प्रॉब्लम, कोई एनीथिंग? रास्ते में हाँ जी, उस दिन क्योंकि हीट थी, तो हीट की वजह से बाइक में भी इशू आ रहे थे, मेरी बाइक भी ख़राब थी। तो बाइक को जो है वो बड़ी मुश्किल से हम जो है ना वो मुंबई लेके आए, क्योंकि बाइक की बैटरी जो थी 2-3 दिन पहले जो है वो रास्ते में जो है ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो आई थिंक मैंगलोर के नाम से एक सिटी है, हाँ हाँ। कोस्टल सिटी है कर्नाटका में। तो वहाँ पे बाइक में ना मेन इशू आया था, तो तब मैंने स्टोरी डाली थी। 5-7 मिनट के अंदर अंदर इतने लोग जमा हो गए, बाइक मेरी लेके गए, नई बैटरी डलवाई है, मुझे बताया कि इसका जो है वो कैसे हम जो है इसको मुंबई तक लेके जा सकें, क्योंकि अदरवाइज़ उसको जो है वो ट्रॉले वगैरह पे किसी पे लेके जाना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको फिक्स कर देते। तो काफ़ी मतलब एक स्टोरी लगाने का ये फ़ायदा होगा, कितने लोग वहाँ पे जमा हो गए। और अच्छा, आपकी स्टोरीज आ रही थी, मगर वीडियोस आपने वीडियोज़ बोला नहीं आ था कि मैं पाकिस्तान जाके ही डालूंगा। स्टोरीज़ का ये फ़ायदा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ लोगों को। अब देखिए, जो आपको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर रहा है ना, वो आपकी हर चीज़ देख रहा होता है। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि यार एट लीस्ट मैं उन लोगों को एक चांस तो दूं जो शायद कभी दोबारा मैं इंडिया जाऊं ना जाऊं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको रोज़ देखते हैं टीवी पे। तो मैंने कहा कि स्टोरीज़ लगाता हूँ, जो देख के वहाँ पहुँच जाएगा तो उससे मैं ज़रूर मिलूँगा। फिर मैं वहाँ पे रास्ते में, पूरे रास्ते जहाँ जहाँ से मैं गुज़रता था, तो मैं स्टोरीज़ लगा देता था। और अक्सर ये होता था कि जब आप स्टोरीज़ अपलोड करते थे तो लोग देखते थे कि अच्छा अबरार अभी मुंबई में है, यहाँ से इधर जा रहे हैं, ये सफ़र इतने घंटे का है, तो 2 घंटे बाद, हाँ 2 घंटे बाद कहाँ पे होंगे हम, वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। 4 घंटे बाद, अब होता ये था कि 2 घंटे बाद मैंने पहले लोगों से मिला, उनके साथ खाना शाना खाया, चाय कॉफ़ी पी, 1 घंटा उनके साथ, अगलों की कैलकुलेशन सारी ख़राब हो गई, लेकिन वो फिर भी बेचारे इंतज़ार कर रहे होते थे। क्या बात है। तो आपने इस तरह के छोटे छोटे एब्रप्ट मीटअप्स भी बहुत सारे किए? सारे एब्रप्ट मीटअप्स सिवाय एक दिल्ली के, क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं थी इंडिया में मीटअप्स की। ओके। तो परमिशन, और अब जब फॉर एग्जांपल आप एक दिन पहले रखना चाहते हैं मीटअप, बताते हैं लोगों को कि यार कल मेरा मीटअप है, तो यू नो कि लोग आएंगे, और उसके लिए फिर आपको जगह चाहिए, प्रॉपर परमिशन चाहिए, वो मेरे पास थी नहीं। तो मैं ये करता था 1-2 घंटे, जब छोटी सिटी हो तो 2-3 घंटे पहले लगा देता था स्टोरी, बड़ी सिटी हो तो 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में वो इतना क्राउड जमा हो जाता था कि आप उनसे बड़ी मुश्किल से मिल पाते थे। मुंबई में यही हुआ था, मतलब 1 घंटे में इतना क्राउड सर जमा हो गया। और मैंने ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि यार मुंबई वाले आपसे कितना प्यार करते हैं। मैं सोच रहा था कि 10-15 लोग आएंगे और आप उनसे आराम से यहाँ पे मरीन ड्राइव पे बैठेंगे, गपशप लगाएंगे। हाँ। वहाँ पे तो वो जम्मे गफ़ीर सर, कुछ मैं कहता हूँ, वो मुझे ये लगा कि 1 घंटे में इतने लोग आ सकते हैं, तो 1 दिन में कितने आएंगे। तो कभी ऐसा हुआ कि लाइक मीटअप चल रहा है एंड देन लाइक पुलिस आ गई या कुछ ऐसा, कि मतलब ऐसी पूछताछ के लिए कि क्या चल रहा है? मुंबई वाले में मुझे खुद डर लग गया था। हाँ। क्योंकि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा जमा हो रहा था, शोर हो रहा था, एक्साइटेड था क्राउड आपसे मिलने के लिए। तो वो मुझे लग गया था कि अभी रोड यहाँ पे कहीं मरीन ड्राइव की ना ब्लॉक हो जाए तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। फिर हम वहाँ से जल्दी से निकले थे। सही। ये एक वाहिद था, अदरवाइज़ आई थिंक हम हमेशा कुछ इस तरह की जगह ढूंढ लेते थे कि जहाँ पे 1-आधा घंटा कोई इतना इशू ना हो। तो लोकल्स आपको बता देते थे कि यहाँ पे कर लो। हाँ, मैंने देखे थे आपके कुछ ऐसी जगहों पे जैसे ढाबा वगैरह उसके आसपास, या कोई इस तरह की विसिनिटी जो कोई इतना बिजी रोड, मतलब मेन शाहराह ना हो, समवेयर ऑन द साइड या किसी ऐसे इलाके में। सही।
तो फिर मुंबई में आप कहाँ कहाँ गए? ऑन कैमरा तो हमने देखा ही है, ऑफ कैमरा कहाँ कहाँ गए? और बस जितना भी हम गए मोस्टली जो है ना ऑन कैमरा ही था, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे देखने के लिए भी बहुत कुछ है। देखने का मतलब ये है कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने का है, क्योंकि मुंबई जैसे इंडिया की दुनिया है ना, मुंबई भी एक दुनिया है। हर कल्चर, हर वो आपको जो है वो सोसाइटी वहाँ पे मिलेगी। बहुत डिफरेंट जो है वो ज़बान में बोलने वाले, वो पूरी दुनिया से लोग जो है वहाँ पे आए हुए हैं। बिफोर पार्टीशन इवन आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो मुंबई में हम ये था कि 2 दिन रुके, तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे अनलेस कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो फिर तो मैं रुकूं, लेकिन 1-2 दिन और रुकने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि होता ये था कि हम ट्रैफिक में आधा दिन हमारा गुजर जाता था। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये 3-4 साल तक जब तक उनके ये मेट्रो के और बाकी रोड्स के जो चल रहे हैं ना प्रोजेक्ट वो नहीं कंप्लीट होते, तब तक शायद वहाँ पे रश जो है वो ज़्यादा रहेगा। फिर उसके बाद हो सकता है कि बहुत हालात बेहतर हो जाए। कोई आपको शिल्पा शेट्टी या कतरीना नहीं दिखी? नहीं, कुछ भी। मैं तो शाहरुख खान साहब के घर के बाहर ही गया था। तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे एहसास हुआ कि लोग कितने फ़ैन है शाहरुख साहब। 42-43 डिग्री था मुंबई में और उसके घर के सामने एटलीस्ट कुछ 100 लोग होंगे ज़रूर। हाँ, वो शाम और को वो आके 100 हाथ लोग हिलाते ख़त्म नहीं हो रहे, मतलब अगर आए 5 जा जा रहे रहे हैं 10 आ रहे हैं। हाँ। और उसके वो जहाँ पे वो घर के सामने लिखा है ना मन्नत, हाँ। उधर जाके तस्वीर बना रहे हैं। तो लोगों को क्रेज़ की हद तक जो है वो शौक़ है शाहरुख खान साहब का घर देखने का। या तो ये एक वो जो सेलिब्रिटी वाली वहाँ पे आप देखते हो ना कि ये सिर्फ फिल्म स्टार्स नहीं है, मोर देन दैट। हाँ, मतलब पूजा ही करते हैं लोग एक तरह हाँ, से। मतलब लोग जो हैं वो उनके दिलों में किस तरह उनके लिए जगह है। ज़बरदस्त। फिर वहाँ से आप गए गुजरात की तरफ क्या? गुजरात के बारे में बताएं, कहाँ कहाँ गए, कैसे स्टार्ट किया? गुजरात में हम लोग गए थे जी। पहली रात हमने बड़ौदा में गुजारी थी। तो बड़ौदा, आई थिंक बड़ौदा उसको पहले के नाम, बड़ौदा। हाँ, तो वो नाम जो है वो थोड़ा सा उसमें है। और दूसरा दिन हमने अहमदाबाद में गुजारा था। अहमदाबाद को सही से एक्सप्लोर किया था। बड़ौदा पे सिर्फ हाईवे के ऊपर ही मीटअप रखा था। उस मीटअप में बहुत लोग आ गए थे। तो वहाँ पे भी वही यही सोचा था कि हम अहमदाबाद चले जाएंगे। फिर हमने सोचा कि नहीं, आज रात इधर ही गुजार लेते हैं। तो नेक्स्ट डे जो है ना वो अहमदाबाद चला गया। एक्चुअली जब मैं इंडिया जा रहा था तो तब मेरा फोकस था कि मैं यहाँ पे ना ट्रैवल करूँगा और लोगों को अच्छी अच्छी जगह दिखाऊँगा। ये फिर जब मैं लोगों से मिलना शुरू हो गया, वो टाइम कम हो गया, तो फिर मैंने फोकस चेंज कर दिया। मैंने कहा कि अब अपनी वीडियोस का फोकस होना चाहिए इंडिया के लोग और उनका प्यार, पीपल सेंट्रिक। हाँ, क्योंकि ये भी लोग देखना चाहते हैं। और वही आई थिंक एक ऐसी पॉजिटिव चेंज थी जो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। फिर मैं जहाँ पे भी जाता था, अगर कोई मुझे मना भी करता था कि यहाँ पे आप मीटअप ना रखो, मैं फिर भी रखता था। मैं कहता था कि यार पाकिस्तान में लोगों को पता चलना चाहिए कि इंडिया के लोग कितने अच्छे हैं। ऑफ कोर्स हर कल्चर में, हर नेशन में आपको एक्सट्रीमिस्ट मिलेंगे, वो दोनों साइडों पे है। लेकिन मेरा तो किसी से नहीं रब्ता हुआ। मुझे तो जो भी मिला है उनके चेहरे पे वो एक एक्साइटमेंट होती थी। मैं कहता हूँ कसम से मेरा दिल खुश हो जाता था उनसे मिलने के, कि यार मैं जितना भी थकावट होती थी ना, जब वो आते थे और जिस तरह उनकी मुस्कुराहट होती थी, जिस तरह बयान करते थे कि हम इतने इतने किलोमीटर दूर से आए। बड़ौदा में मीटअप रखा तो अहमदाबाद से लोग उधर आ गए। क्या बात है। अहमदाबाद में रखा तो वो हमने 4-5 घंटे पहले अनाउंस कर दिया। फिर आसपास के इलाकों से 200, 300, 400 किलोमीटर दूर से लोग आए सर। बहुत, मैं कहता हूँ मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था उनके लिए। जैसे ऑब्वियसली यहाँ पे अब जैसे नवजोत सिंह सिद्धू साहब आए तो पूरे मुल्क ने भी सेलिब्रेट किया। ऑब्वियसली ननकाना साहब वाली वजह अपनी जगह कि लाइक जो सिख हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उनको ज़ाहिर यात्रा का मौका मिले, वो एक अच्छी बात है। मगर साथ ही साथ एक एफिलिएशन भी ज़ाहिर है आप एक फील करते हो। तो वही ना, दोनों मुल्कों ने इतना दूर रखा हुआ है चीज़ों को कि ना वो एलियन हो गए एक दूसरे के लिए। हाँ, यार पाकिस्तानी आया देखने चलो, सारे जी पाकिस्तानी दिखता कहते हैं वैसे ही नहीं। वो आते थे ना, वो मुझे कहते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे, कहते कि अबरार भी हमने कभी सोचा नहीं था कि आपसे हम इंडिया में मुलाकात होती। मैंने कहा कि मैंने भी नहीं ये सोचा था। और हालांकि हम बहुत करीब हैं, मतलब इससे ज़्यादा करीब और क्या हो सकता है। हमारा बॉर्डर कराची से लेके वो ऊपर जो है वो जाके खराकरम तक जाके मिलता है। कितने दूर कितने पास बस ऐसे यहाँ से आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेके नहीं जा सकते। इट्स वेरी सैड,
बहुत सही, बहुत बहुत। अच्छा फिर उसके बाद गए आप अहमदाबाद। अहमदाबाद के बारे सर में अहमदाबाद बताएं। मुझे बहुत पसंद आया। रियली? उस देखिए एक दिन हमारे पास था, तो एक दिन में मुझे शौक था कि अहमदाबाद में जो उनका हिस्टोरिकल ऑर्डर, क्योंकि अहमदाबाद इज़ द फर्स्ट इंडियन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको Really? स्टेटस मिला है। तो उसके सिटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मिलेगी, बाज़ार है, तो उसको मैंने बहुत इन्जॉय किया। ऑफ कोर्स जो मॉडर्न अहमदाबाद है उसकी तरफ मैं नहीं जा सका, तो कुछ लोग कहते भी हैं कि आपने मॉडर्न अहमदाबाद क्यों नहीं दिखाया। तो मैं तो यार जब टूरिस्ट जाते हैं ना तो वो नई नई बिल्डिंग्स देखने नहीं जाते, वो वहाँ का कल्चर देखने जाते हैं, वहाँ का लोग, तो वो आपको अंदरून में ही मिलता है। वो आपको नई बिल्डिंग्स, नए एरियाज़ में कैफ़े, रेस्टोरेंट, अच्छी अच्छी खूबसूरत बैठने की जगह तो मिल जाती है। जैसे लाहौर जो है ना, वो मेरे नज़र में दिल्ली गेट, भाटी दरवाज़ा यही है। गुलबर्ग डिफेंस मेरे लिए लाहौर नहीं है। बिल्कुल, और आपको गाइड बुक्स में भी यही बताया जाएगा कि पहले ये एरियाज़ विजिट करें, क्योंकि बाकी एरियाज़ तो आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। ट्रू, फ़र्क पड़ता है। ट्रू। अच्छा, तो फिर आपने अहमदाबाद की ओल्ड साइट एक्सप्लोर की, मुझे बहुत पसंद है अहमदाबाद। और अहमदाबाद से फिर मैं जो है ना राजस्थान की तरफ चला गया। अहमदाबाद में मीटअप किया? अहमदाबाद मीटअप किया, बहुत लोग आए थे। आई थिंक पहला बड़ा मीटअप जो था जिसको हमने बेनेली वालों ने वहाँ पे किया था, शोरूम में ही ना अरेंज किया था उन्होंने। सही। तो इसलिए हमने वो टाइम से पहले लगा दी, क्योंकि परमिशन थी हमारे पास, इसलिए वहाँ पे बहुत लोग आए थे। वहाँ पे एक साहब थे, वो मेरे लिए एक ना बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग बना के लेके आए थे, जिसको मैंने अहमदाबाद से शिप करवाया। उन्होंने शिप किया अमृतसर। ठीक है। अमृतसर से भी बॉर्डर क्रॉस करके। क्या बात। बॉर्डर क्रॉस करके मैं लेके जा रहा हूँ बाइक के ऊपर, वो पूरी नहीं आ रही थी। अच्छा। फिर मैंने वहाँ पे रखवाई, और एक ट्रैवलर, फ्रेंच ट्रैवलर था, वो आ रहा था वहाँ से उसकी गाड़ी में, और फिर वो मुझे मिली। वो मान गया था कि मैं ला रहा हूँ। हाँ, वो यही ना बोलता भाई इसमें पता नहीं कोई, वो पेंटिंग ही थी, क्या कहना था। और ऑलरेडी जानता था, क्योंकि उस एक दोस्त था, उसने उसको इन्विटेशन लेटर और ये वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी। तो हम जब इतनी हेल्प कर सकते तो इतना तो बनता है ना। सही। अच्छा, फिर अहमदाबाद से आप निकले? अहमदाबाद से अगला हमारा स्टॉप रहा जी उदयपुर का। उदयपुर सही। बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरी सिटी है, और पीछे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, बड़े मेट्रोपोल्स है ना, तो राजस्थान में इंटर होती है आपको एक फ़ील आती है कि आप खुली आबोहवा में आ गए। रोड्स बहुत अच्छी है राजस्थान की, लोग शायद कम है कंपेयर टू बाकी जगहों के हिसाब से। मुझे लगता है कि शायद राजस्थान इज़ द बिगेस्ट एरिया वाइज जो स्टेट है। तो आप जब रोड्स खाली खाली मिलती हैं तो मज़ा आता है वहाँ पे राइड करने का भी। फिर वहाँ पे राजस्थान जो है वो उसके दो पार्ट है, एक तो डेजर्ट वाला पार्ट है, और एक दूसरा है जो थोड़ा सा हिली पार्ट है। तो हम ये उदयपुर ने उधर लेक्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो एक रिफ़्रेशिंग सी चेंज आई उस चीज़ में। उदयपुर में टाइम गुजारा, उदयपुर में हमने मीटअप रखी, वहाँ पे 4 लोग आए। अच्छा, आए ज़रूर थे। 1 घंटा पहले वहाँ पे मीटअप रखा, तो 4 लोग वहाँ पे मिलने के लिए आए। सही। फिर अब आई थिंक वहाँ पे डेंसिटी कम होगी। उदयपुर इज़ अ टूरिस्ट सिटी। ओके, सही। वहाँ पे लोग कपल्स आते हैं बेसिकली, मेनली जो है ना अपना हनीमून मनाने के लिए, या शादियाँ बहुत होती हैं वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे जो है ना पैलेस और जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है वो रेंट पे मिल जाती हैं आपको, वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए लोग आते होंगे। बिल्कुल। और है भी वो बड़ा एक ऐसा टाउन है कि जहाँ पे आप तस्वीर खींचेंगे ना तो पीछे जो बैकग्राउंड वो इतनी खूबसूरत है। करेक्ट मी, ये वही शहर है ना जहाँ पे ब्लू कलर का पेंट हुआ हुआ है? नहीं, उदयपुर जो है उसको आई थिंक कहते हैं वाइट सिटी। ओके। जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। हाँ। जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी। जोधपुर, सॉरी, यस। तो हम वहाँ से फिर जो है वो आगे जोधपुर की तरफ गए थे। सही। जोधपुर के बारे में कैसा रहा? जोधपुर बहुत अच्छा रहा। जोधपुर में मैं गया था वहाँ पे समोसे खाने के लिए। खास समोसे वहाँ? खास समोसे, शाही समोसे हैं। अच्छा। उसका नाम था शाही समोसे। अच्छा, उनमें उन्होंने आई एम नॉट श्योर क्या कुछ डाला था, लेकिन उस तरह के समोसा मैंने पहले कभी नहीं खाया था। Really? आलू वाला? वो इस तरह जिस तरह पूरा सालन नहीं बना होता, हाँ। वो आलू वाले था, लेकिन और भी अंदर चीज़ें उन्होंने डाली थी, चटनी वगैरह कुछ भी नहीं थी उसके समोसे के साथ। वो कहते थे हमने इसी के अंदर ही डाला हुआ है, लेकिन बहुत कमाल का समोसा था। तो समोसा खाने से पहले मैंने लगा दी एक स्टोरी कि हम समोसा खा रहे हैं। सर जी समोसे हमारे आए नहीं हैं, लोग आ गए। हम 3 घंटे उन लोगों के साथ उधर ही खड़े रहे, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। और वो अभी क्योंकि रेनी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो जैसे ही वो बारिश शुरू हो गई तो इधर उधर जो है वो पानी शानी खड़ा होना शुरू हो गया।
और उसमें फिर ये था कि हम किसी और जगह जा भी नहीं सकते थे, अराउंड सनसेट टाइम था, तो 3-4 घंटे हमने उन लोगों के साथ गुजारे। तो वहाँ पे एटलीस्ट कोई 20-30 लोग जो है ना वो एक स्टोरी देखने के फ़ौरन बाद पहुँच गए थे। फिर रात को होटल में आए तो वहाँ पे लोग मिलने के लिए आए। तो वो एक जो स्टोरी की पावर थी ना वो मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम नोटिस की कि विद इन मतलब हाँ 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 स्टोरी लगा के मैं गया समोसा लेने, समोसा अभी आया नहीं है, लोग आ गए। सही। और जोधपुर में क्या क्या ख़ास चीज़ें देखी? जुनेद भाई, जोधपुर में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो देखने वाली, क्योंकि राजस्थान इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड इंडियन स्टेट। आपको मुझे ये लगता है, क्योंकि यूरोप में अगर मैं किसी से बात करूँगा ना कि आप कहाँ जा रहे हैं तो वो हमेशा कहते हैं राजस्थान जा रहे हैं। Nice. और जोधपुर में जो है वो मेहरगढ़ फोर्ट है, बिल्कुल वो जो है ना वो एक हिल है उसके ऊपर वो बना हुआ है, और उसके चारों तरफ जो है ना वो सिटी है, ओल्ड टाउन है, ब्लू सिटी, जहाँ पे आपको ब्लू घर भी मिलेंगे। फिर उसके अलावा वहाँ पे उसी तरह जो है वो पुराने जो है कुएं जो है वो स्टेप वेल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो पुराने बाज़ार और ये वो सारी चीज़ें तो हैं ही। वहाँ पे उमायद भवन पैलेस है जो आई थिंक सबसे बड़ा प्राइवेट पैलेस है। अब तो वहाँ पे जो है ना होटल भी बना दिया गया है, ताज होटल 5 स्टार होटल है वहाँ पे बना हुआ। तो ये कुछ जगह वहाँ पे देखी आई थिंक हमने। राजस्थान में एक होटल है विच इज़ जिसके लिए आपको बोट लेनी पड़ती है। आई थिंक इट्स ऑन अ रिवर और ऑन अ लेक। सर वो उदयपुर में है। हाँ वो उदयपुर में ना लेक के अंदर है। है। हाँ, वो होटल के 2 पार्ट्स है, एक मेन ताज होटल है हाँ और फिर एक जो है वो लेक के अंदर है। हाँ 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 उसकी मैंने एक वीडियो देखी थी अबाउट डेस्टिनेशन वेडिंग की, और वो एक पूरा एक व्लॉग था उसके अराउंड। तो मैं वो देख रहा था, मैं दिस इज़ क्रेजी। ऐसी तो कोई ऐसा कोई होटल पाकिस्तान में नहीं है। लाइक इट्स क्रेजी कि आप बोट लेके जाते हो और वो होटल बीच में तैर रहा है। बिल्कुल। अमेजिंग। वहाँ पे इंडिया में ना बहुत सारे इसी तरह जो है जयपुर में भी ना एक क्या नाम है यार उसका, वो भी एक जल महल है, जल महल के नाम से है। वो भी इसी तरह ना लेक के अंदर ही बना हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि वो भी होटल है या नहीं है। तो उसकी ना 5 स्टोरीज़ है, तो 2 या 3 स्टोरीज़ ना हमेशा पानी के अंदर रहती हैं, बाकी जो है वो पानी के ऊपर है। तो वहाँ पे भी इवेंट शिवेंट जो है वो होते रहते हैं। तो इस तरह आपको काफ़ी जगहों पे ना नज़र आएंगे कि लेक्स के अंदर जो है वो होटल बने हुए हैं। सही। फिर जोधपुर से आपका जाना हुआ जयपुर की तरफ। जयपुर। अच्छा, जयपुर में फिर जयपुर में तो बड़ा मशहूर लिटरेचर फेस्टिवल भी होता है। जैसे लाहौर में होता है, कराची में होता है, जयपुर वाला बहुत मशहूर है। ग्लोबल राइटर्स जो हैं वहाँ आते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल वेरी फेमस। मैंने नहीं सुना। खैर वो उस टाइम शायद ना हो रहा हो। मैं एवे झूठ बोल दूं कि मैंने उसके बारे में पढ़ा। ना बट ये कि वो जयपुर इज फेमस फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। जयपुर में आई रिमेंबर जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। आई थिंक पाकिस्तान का एक टेस्ट मैच भी हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हेन नवजोत सिंह सिद्धू वाज इन द टीम। जयपुर टेस्ट मुझे हो सकता है। हाँ। ज़्यादातर लोगों को पोस्ट शोएब अख्तर वाला एरा याद है, चेन्नई टेस्ट एंड दिल्ली टेस्ट। बट उससे पहले लाइक इमरान खान वाले टाइम पे आई थिंक देयर वाज अ नागपुर टेस्ट या जयपुर टेस्ट, गवास्कर वाले टाइम में। मैं थोड़ा पुराना आदमी हूँ। जयपुर क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी सिटी है, कैपिटल भी है, तो वहाँ पे आपको ना सिर्फ वो ये आई थिंक सारी फैसिलिटीज़ है, उनका स्टेडियम भी आपको मिलेगा क्रिकेट का, और इस तरह बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो जयपुर जो है वो बड़ा हिस्टोरिकल सिटी रहा है, कैपिटल रहा है बहुत सारी जो है वो सल्तनतों का। तो वहाँ पे जो है ना वो आपको उसी तरह जो पैलेस, लेकिन जिस तरह मेंटेन किया हुआ है ना, एक एक पैलेस में ना आप जाते हो, वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, मतलब उनसे जो अर्निंग्स आ रही हैं, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने आगे किस तरह वो अरेंज किया, लेकिन ये कि उसको बहुत वेल मैनेज्ड है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और भी बहुत सिटीज़ हैं, एरियाज़ हैं वहाँ पे राजस्थान में देखने के लिए। लेकिन जितने भी मैंने विज़िट किए इनके हिस्टोरिकल ओल्ड टाउन्स, और उसी तरह उन्होंने अगर कोई रेनोवेशन हुई है तो उसी स्टाइल में हुई है कि वो जो है ना एक वाइब फील आनी चाहिए आपको कि ये एक हिस्टोरिकल सिटी है। तो पूरे और फिर आपने देखा कि राजस्थान का कल्चर बड़ा यूनिक है। सर के ऊपर जो पगड़ी होती है, या तो सुर्ख कलर की है या वो जो है ना, हाँ। फिर औरतों के बड़े जो है वो कलरफुल से ड्रेस है, यहाँ तक उन्होंने चूड़ियाँ पहनी होती हैं। तो
मुझे राजस्थान बहुत पसंद है इस वजह से कि आप रोड के किनारे देखते थे ना लोगों को, तो वो भी एक नई चीज़ देखने को मिलती थी। तो उस हिसाब से राजस्थान मुझे बहुत पसंद आया। फिर ये था कि जिन लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री कल्चर का शौक़ होता है, साथ ये है कि नेचर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सिटी के अंदर ही जो है वो हिल्स है, जयपुर में जैसे है, आप ऊपर जाते हो जो है वहाँ पे 3-4 कैसल बने हुए हैं। तो उस हिसाब से राजस्थान इज़ प्रोबेबली वन ऑफ दी बेस्ट टूरिस्ट स्टेट जिसको जो है ना आप विज़िट कर सकते हैं। आपका राजकोट जाना हुआ था? राजकोट नहीं गया था मैं। रिसेंटली हमारे बहुत से दोस्त हैं, उज़ैर यूनुस, उनकी अपनी पॉडकास्ट भी है। सो उज़ैर इज़ फ्रॉम अ मेमन फैमिली एंड अ लॉट ऑफ मेमन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान, गुजरात। तो वो गए थे, ही इज़ फ्रॉम अ बांटवा फैमिली। सो मेमन्स में जो है तकरीबन 120-125 कास्ट होती हैं एंड अ लॉट ऑफ दीज कास्ट आर नेम्ड आफ्टर सिटीज़ वेयर दे हेल्ड फ्रॉम। तो राजकोट मेमन भी होते हैं जो कि राजकोट से आए थे। तो बांटवा भी एक छोटा सा गांव है गालिबन, या छोटा सा शहर है। सो ही वेंट देयर, नाउ ही इज़ अमेरिकन अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आराम से ट्रैवल करते हैं। तो उनके भी काफ़ी वायरल हुआ था, एक पॉडकास्ट में उन्होंने ज़िक्र किया था अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस इन इंडिया, ख़ास तौर पे बिकॉज उनका ताल्लुक इकोनॉमिक्स से है और वो उनकी पॉडकास्ट भी का नाम ही पाकिस्तानोमी है। तो वो उन्होंने ख़ास तौर पे ज़िक्र किया कि ऑनलाइन पेमेंट्स वहाँ जिस तरह जितनी आसान है, ऑनलाइन पेमेंट बहुत आसान है। तो वो बड़ा वायरल हुए थे। फिर वो इंडियन मीडिया में भी काफ़ी कवर हुए, उनके इंटरव्यूज़ भी आए काफ़ी। मैंने 98% जो अपनी पेमेंट की थी ना ऑनलाइन। रियली? हाँ, मैं कहता हूँ वो जो नहीं है आपको दे रहे होते हैं नारियल का पानी, हाँ। उससे लेके रिक्शे तक, फिर वो गन्ने का जूस आप कहीं पी रहे हो, उजाड़ में किधर खड़े हुए हो, हर जगह पेटीएम, हर जगह पेटीएम। सिवाय चंद जगहों पे जहाँ पे रिक्शे वाले के पास शायद होगा तो वो जानबूझ के भी नहीं कर रहा होगा, आई एम नॉट श्योर क्यों। लेकिन मैं ये करता था, मेरे पास नहीं था पेटीएम का अकाउंट, मैं अपने दोस्त को, उसको साथ वाले को जो पैसे ट्रांसफ़र कर देता था, उसके अकाउंट में होते थे और वहीं से सारी जो वो ट्रांजैक्शन, मतलब कैश तो ज़ीरो। मतलब आप नारियल पानी भी ले रहे हैं तो कड़ंग करके QR कोड। हाँ, वो होता ये था उसका एक, जो आप देखिए कि जहाँ पे रश ज़्यादा होगा ना तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि पेमेंट हुई है कि नहीं। वो फिर एक आवाज़ आती थी कि इतने पैसे जो है ना हमें यहाँ से रिसीव हुए, तो वो फिर कहता था दुकानदार कि अच्छा जी आ गए। तो मतलब वो पीछे ऐलान चल रहा होता था प्रॉपर ना। अच्छा। कि मैंने अगर 500 रुपये की कोई चीज़ ली है तो 500 रुपये आपने ट्रांसफ़र किए, साथ ही उनकी मशीन से आवाज़ आएगी कि 500 रुपये जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो उसको पता चलता था, तो कहता था ठीक है। तो ईज़ ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा ईज़ है। मतलब इतना तो यूरोप भी एडवांस नहीं हुआ। मैं जर्मनी में जाता हूँ तो किसी जगह आप डोनर खाने जाओ तो वो कहता है कि भाई कैश दो मुझे। हाँ। मैं इंडिया से वापस जर्मनी जब गया हूँ तो मुझे मसला हो रहा था कि कैश में आदत नहीं थी कैश पास रखने की, वो हर जगह गए कैश निकालो। हाँ। तो इंडिया इज़ एडवांस है वो, मतलब नो डाउट। आई होप कि हम भी थोड़ा सा जो है ना उनको फॉलो करके नेट तो खुल जाए पहले। कैशलेस की। हाँ ये भी है। अभी दूसरा ये था कि वहाँ पे इंटरनेट काफ़ी चीप था। ओके। तो हर बंदे के पास एक फैसिलिटी होती थी कि मोबाइल में है तो इंटरनेट चल रहा है। आई थिंक वो जियो है वहाँ पे, जियो ने इंटरनेट पेनिट्रेशन वो बहुत मुझे तेज की। साथ मेरे था ना कार्तिक है, तो वो मुझे बता रहा था कि पहले जियो ने इनको फ्री दिया हुआ था इंटरनेट, फिर बाद में अब चार्जेस कर दिए थे। तो मुझे याद पड़ता है मैं 350 इंडियन रुपीज़ में ना एक महीने में मुझे 350 गीगाबाइट मिला था। रियली? हाँ, मतलब मैंने वहाँ पे 350 इंडियन रुपीज़ वो कर ले, डॉलर में बन जाएंगे $4। तो $4 में पूरे महीने का मेरे पास इंटरनेट था। दैट्स अमेजिंग। और ऑलमोस्ट हर जगह पे अच्छे सिग्नल आते थे। ऑफ कोर्स वहाँ पे भी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप किसी ऐसी जगह विज़िट करते हो जहाँ पे रश बहुत है, टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं या कोई फेस्टिवल चल रहा है, इवेंट चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का यूजेज है, वहाँ पे फिर जो है ना इंटरनेट थोड़ा सा इशू करता था, लेकिन अदरवाइज स्पीड अच्छी आती थी उसकी। दैट्स वंडरफुल। फिर जयपुर से आपका कहाँ जाना हुआ? जयपुर से हम जी आए, जयपुर में मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जयपुर में मैंने स्टोरी गए, हम खाना खाने गए, मेरा जो साथ वाला कार्तिकन था ना उसको रोज़ जो है ना वेजिटेरियन खा खा के ना वो तंग आता था। मुझे नहीं होती क्योंकि वेजिटेरियन मैं शौक से खाता हूँ कि एक अच्छा बना हुआ मिल जाए। तो वो मुझे कहता है कि यार अबरार आज कुछ हमने ना डिफरेंट खाना है, मुझे ना चिकन खिला दो या
मीट खिला दो कुछ और ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है हम चलते हैं, वहाँ पे कबाब मिल रहे हैं, चिकन कबाब वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ खा लेते हैं। तो वहाँ पे हमने स्टोरी लगाई, तो एक फैमिली आई थी, सरदार फैमिली आई थी, मुझे उनका भी सरनेम याद नहीं है। तो उस फैमिली ने जिस तरह मुझसे बात की और मुझे कहा कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम आपको ना अपने घर एक खाने पे इनवाइट करें। वैसे तो बहुत लोग आके कहते थे और हर अच्छे तरीके से इनवाइट करता था, लेकिन वो जिस तरह उन्होंने इनवाइट किया मुझसे इनकार वो नहीं हुआ। दिल को लगा। हाँ, तो नेक्स्ट डे जाके मैंने उनके घर नाश्ते के लिए हम पहुंच गए। वो भी वेजिटेरियन थे। उन्होंने कोई 10-12 डिशेस जो है ना वो बनाई, मतलब कोई दाल से, कोई आलू से, कोई किस्से, और इतने वो खुश हुए। वो चीज़ें जब आप देखते हो वो आप कहते हो कि यार मतलब नाश्ते में जाए, अगर किसी के घर चले भी गए तो लोग एक आधी चीज़ बना के लेके आएंगे, नहीं खीर आ रही है, ये आ रही है अबरार के लिए, वो आ रही है चीज़। तो आई थिंक कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं हमेशा याद रखूँगा। मतलब आप इमेजिन करें कि आपके उनके घर जाने से पहले उस घर में तैयारी का जो समा होगा, जी जी, 12 कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई हैं, एक उतर रही है, एक चढ़ रही है, इसमें ये डालना है, इसमें ये डालना है, इसमें ये डालना है, और फिर भी वो आपसे मिलते हैं तो उनके चेहरे पे एक इतनी खुशी है, कितनी मुस्कुराहट है, मतलब वो थकावट नाम की चीज़ नहीं। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने कितनी देर लगाई होगी। हाँ। फिर वो नहीं, पहली लेकिन मेहनत तो है ना, इतनी सारी ऑफ डिशेज कोर्स हैं, जुनेद बहुत भाई, मेहनत है, मतलब इतनी मोहब्बत है। हम आलू अंडा बना ले तो हम कहते हैं यार बस थक गए। ले फिर वो कहते हैं कि अबरार बेटा इधर बैठ के, पहले हम वो एक बेटा था उनका, बेटी का जो है ना एग्ज़ाम था। हाँ तो हम थोड़ा सा जो है वो पहुंचते पहुंचते लेट हुए, तो बेटी जो है वो गली क्रॉस कर चुकी थी। हाँ। तो कहते उससे तो मुलाकात नहीं हो पाई, तो उसकी बेटी को मिलना है इससे। ये नहीं यार, वो कोरियन बैंड होते हैं, के पॉप, हाँ, ये आपका वो क्या नाम है इनका, कोई भी नहीं सुनता यहाँ। अब मुझे BTS। BTS, हाँ वो उनको मजाक करती थी, कहती कि देखो मैं तो BTS से मिलूंगी और आपने किससे मिलना है, अबरार से मिलना है। तो उनकी वालदा कहती हैं कि देखो BTS तो तुमसे मिलेंगे नहीं, हाँ। अबरार हमसे मिलने आ जाएगा। क्या बात। तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मुझे कहते कि हम चारों जो है वो शाम को यहाँ बैठ के आपकी वीडियो देखते हैं और हमें यकीन नहीं हो रहा कि आज हम आपके साथ यहाँ पे हैं, उसी घर में, उसी लाउंज हाँ। में। तो वो एक वाह। बहुत अच्छी फील आती है कि जब आपको लोग इस तरह से प्यार करते हैं, सराहते हैं, आपके लिए जो है वो अपने घर के दिल के दरवाजे खोल देते हैं। मतलब इतनी पराठे बहुत कमाल के बने हुए थे, मतलब हाँ मैंने खाए सुकून से। एक्चुअली हमने उस दिन जो है वो आगरा जाना था, सही। तो रास्ते में फतेहपुर सीकरी आता है, तो हमारे पास इतना टाइम था क्योंकि नेक्स्ट डे जो जुम्मा वाला दिन था और आगरा बंद हो जाता है। अच्छा। तो हमें जल्दी निकलना था, रात को जो है वो लोगों से मिलते मिलाते हुए लेट होगी, डाटा कॉपी करते हुए। फिर जब उनके घर गए तो हमने 2-2.5 घंटे बैठे, फिर इतना टाइम नहीं रहा कि हम फतेहपुर सीकरी जो है वो देख सके। तो मुझे आइडिया था कि हम अगर इधर जाएंगे तो ये तो कैलकुलेशन थी, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा था कि यार फतेहपुर सीकरी तो शायद मैं फिर भी कभी देख लूँ। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा मिलेगा कि नहीं, जिसमें लोग आपको इतने प्यार से अपने घर बुलाते हैं। तो उनकी बेटी से मैं नहीं मिल पाया था, और लेकिन ये कि उनके बेटे से और उन हस्बैंड वाइफ से मिला था मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, फिर आगरा के बारे में बताएं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आगरा के एक्सपीरियंस सर, ताजमहल तो ताजमहल है। हाँ, ऑफ कोर्स। और एक चीज़ मैंने अंडर एस्टिमेट कर दी कि कितने लोग आते हैं वहाँ पे, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तस्वीर तो दूर के, मेरे एक भी तस्वीर ऐसी नहीं कि जिसको मैं सोशल मीडिया पे लगा लूँ। वो 50 लोग इधर खड़े हुए हैं, 50 इधर खड़े हैं, अकेले की कोई तस्वीर ही नहीं आने देते थे, बहुत रश था। हालांकि अगर बंदा सुबह सुबह भी जाए फिर भी सर वो अगले दिन सुबह बंद था ना आगरा। हाँ, फ्राइडे को ना ताजमहल के साथ है मॉस्क, हाँ, वहाँ पे होती है फ्राइडे प्रेयर। तो आगरा ताजमहल को बंद कर देते हैं। सिर्फ वही लोग जिनके पास आगरा का डोमिसाइल है, मतलब आम इंडियन भी नहीं वहाँ पे जा सकता। अच्छा। सिर्फ वही जिसके पास आगरा का डोमिसाइल है वही जाके वहाँ नमाज पढ़ सकते। हाँ, बाकी ताजमहल बंद होता है। ओके, सही। तो ऐसे वो एक दिन मेंटेनेंस के लिए भी, वो जाहिर है उनको उसमें मेंटेनेंस भी करते होंगे ना, ऑफ कोर्स उसमें यही होता है कि मोस्टली टूरिस्ट जगह जो होती हैं
वो एक दिन किसी न किसी बंद होती हाँ, हैं, ट्रू। ठीक है। तो वो फ्राइडे के दिन है क्योंकि वहाँ पे मॉस्क है, तो मॉस्क, इसीलिए जो है ना, हाँ, हाँ जुम्मा के जुम्मा हो जाता है, मेंटेनेंस की हाँ मेंटेनेंस हो मेंटेनेंस के जाती है। मेंटेनेंस, और फिर ये होता है कि जो हमें जो है वो शाम को फिर विज़िट करना पड़ा। लेकिन दिन के टाइम भी सारे टूरिस्ट दिन के टाइम जाते हैं फिर इसी वजह से। वैसे ये होता है कि वो 5 बजे तक एंट्री होती है, उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे तक ना लोग वहाँ पे रहते फिर चले जाते। लेकिन हमने देख लिया अच्छी तरह से। मगरिब टाइम सनसेट के टाइम देखा था हाँ आपने? सनसेट के टाइम सुना है वो देखा था। पिंक हो जाता है सनसेट के सर टाइम। उसका ये है कि हर टाइम पे डिफरेंट कलर्स निकलता है। हाँ, और ये जो ताजमहल की टाइल्स है ना, ये मेड इन इंडिया ही है, मतलब राजस्थान में एक गांव है, वहाँ से ये पत्थर जो है वो आया है। तो इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इसका कलर जो है वो चेंज होता है। तो सनराइज के टाइम थोड़ा सा जो है आपको डिफरेंट गोल्डन, कलर हाँ, मिलेगा, गोल्डन होता है। सनसेट के टाइम डिफरेंट मिलेगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आगरा के अलावा आप फिर यूपी में और कहाँ कहाँ गए? आगरा के अलावा यूपी में हम किसी और जगह पे ऐसा नहीं गए, नहीं गए। टाइम भी बहुत कम था। तो आगरा से हमने जो है ना वो एक यमुना एक्सप्रेस हाईवे जो लखनऊ और दिल्ली को कनेक्ट करती है, उस पर बाइक्स भी जा सकती है। ओके। तो मैं भी उस पर बाइक पे चढ़ गया। जैसे पीछे होता था घर 20-30 किलोमीटर के बाद एक फ्यूल स्टेशन आता था। हमने कहा कि इधर भी फ्यूल स्टेशन आएगा, फ्यूल स्टेशन ही ना आए। अब एक्सप्रेस वे से नीचे उतर नहीं सकते, बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो रहा था। तो वहाँ पे रोकी, एक भाई साहब थे, अपने बेटे को ना वो बस पे चढ़ा रहे थे। तो मुझे कहते हैं कि अच्छा थोड़ी देर रुक जाए, मेरा बेटा चला जाता है, मैं आपको लेके जाता हूँ। फिर हम गए एक फ्यूल पंप पे, वहाँ से बोतल में डाल के लेके, नॉर्मली ना अलाउ नहीं होता आपको बॉटल्स में डाल के देना ना। तो फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हमारी तो बाइक वहाँ पे खड़ी है, हम कैसे लेके जाएं। तो सोचे एक पाकिस्तानी बोतल में पेट्रोल मांग रहे हैं। उस जगह पे भी आपका पेट्रोल ख़त्म होना, हाँ, कि जहाँ पे आपको पेट्रोल मिलना भी नहीं है, और फिर एक ऐसा बंदा जिससे आपकी कोई जान पहचान भी नहीं है, वो आपको लेके जाता है फ्यूल पंप पे। और वो बड़ा जो थे ना, विनय उनका नाम था, तो विनय भाई जो थे ना वो बड़े खुश मिजाज थे, कहते बेटा कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ना भी मिला तो हम अगले गांव चले जाएंगे, अगले में ना मिला तो उससे अगले चले जाएंगे, हम आपको आज दिल्ली पहुँचा के रहेंगे। तो विनय भाई जो थे वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार पेट्रोल जो है वो बोतल में दें ना दे, तरले मिनते तो उनकी की थी, लेकिन उन्होंने उनको समझाया, कहते कि ये मुसाफिर बंदा है, दे दो भाई, अब क्या करें, बाइक उधर खड़ी है। तो वो लेके आए, बाइक में डाला, और फिर हम जो है वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में हमने सर 2-3 दिन गुजारे। दिल्ली को जो मुझे हमेशा से शौक़ था कि मैंने दिल्ली के चांदनी चौक और दिल्ली के लोग और उनसे जो है वो मुलाकात करनी है, और साथ साथ ये भी था कि दिल्ली के लोगों से भी मिलना है। तो एक जो दूसरी एक अहमदाबाद में हमने मीटअप किया था, वो उसकी परमिशन उन्होंने ली थी शोरूम वालों ने। तो यहाँ पे दिल्ली सिटी के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है, कैपिटल है। हाँ कैपिटल है, और फिर ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं तो पुलिस परमिशन नहीं देती। तो दिल्ली से बाहर ना गुड़गांव हरियाणा में आता है, तो वहाँ पे एक कैफ़े वाले ने हमें कहा था कि आप यहाँ पे कर लें। कैफ़े वाले ने आपसे रब्ता कैसे किया? उन्होंने मुझे ईमेल की थी। तो वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखते, जैसे फिर वो स्टोरीज आना शुरू हुई, लोगों ने फिर फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके अलावा वहाँ पे एक और सिमरन पाजी थे, वो उनके वालिद साहब मेरे वीडियोस बड़े शौक से देखते थे, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि करो ज़रा इनको मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, तो मैं फिर उनके थ्रू फिर सारा अरेंज किया। फिर हम वहाँ पे किया, और उसने भी कहा, कैफ़े ने कहा कि हम वीकडेज़ में रखेंगे, वीकेंड पे नहीं रखेंगे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ा सा लेट रखेंगे। 2-2.5 घंटे हमें लग गए थे दिल्ली से वहाँ पहुँचने में। अच्छा। और वहाँ पे आई थिंक कोई 300-400 लोग तो आराम से हो गए। वाह। वो कहाँ से आए हुए थे? आगरा से भी आए हुए थे लोग, मुंबई से भी आए हुए थे लोग, हरियाणा कोलकाता से भी आए हुए थे। ओह शिट। क्योंकि हमने एक दिन पहले लगाया था, तो फिर लोग फ्लाइट्स लेके आ गए थे, फ्लाइट्स लेके। हाँ। वाह। दिल्ली में तो यूपी और नेपाल का बॉर्डर जो है ना, वहाँ से भी लोग जो है वो 8 घंटे की ड्राइव करके आए थे मुझे ट्रेस करते, पहले आगरा से दिल्ली आए, बड़ी दूर दूर से लोग आए। यार लोग कैसे एडवेंचर करते हैं ना। जुनैद भाई, ये वो चीज़ें हैं जो हम शायद वो समझ नहीं पाते कि लोग जो है वो मुझे को कहे तो मैं शायद ना करूँ। सीधी बात है, मैं तो ना जाऊँ किसी के लिए। हाँ, लेकिन अगर मैं उतने ही क्रेज़ की हद तक किसी को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, तो फिर शायद मैं भी कर लूँ। लेकिन वो चीज़ जो है ना, फिर वहाँ पे फैमिलीज़ आई, वहाँ पे माजूर आए,
3-3 घंटे फैमिलीज बैठी रही, मेरा इंतज़ार करती रही। नानी माँ जिनकी उम्र शायद जो है वो 90 साल थी, उससे लेके छोटा बच्चा जो 3 साल का था, फिर एक अंकल थे उनकी ना एक साइड पैरालाइज्ड हुई थी। ओह, तो उनके बेटे कहते हैं कि इनको ट्रैवल का बहुत शौक़ था। अब ये पैरालाइज्ड है तो ये सारा दिन आपकी वीडियोस के थ्रू ट्रैवल करते हैं। आपके थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो वो उन्होंने ये नहीं किया कि मीटअप के शुरू में आके ना कहें कि अबरार इनसे मिल ले, नहीं, बैठे आराम से इंतज़ार किया। मीटअप में जब सबसे मैंने तस्वीरें खींच ली, उसके बाद वो है कि अब मेरे वालिद साहब से मुलाकात कर लें। तो ये वो चीज़ें थी जो दिल को छू जाने वाली थी, कि जो मुझे लगता था कि यार किस्मत वाला बंदा है तो, जिसके लिए लोग जो है इतनी दूर से आए हैं। और इस हालत में लाइक दे नॉट फिजिकली। ये मेरे साथ एक बार जद्दा में भी हुआ था। वहाँ पे भी एक साहब थे, उनकी एक साइड जो थी पैरालाइज थी। उन्होंने भी मुझे ईमेल की थी, मैंने उनकी ईमेल का जवाब भी दिया था कि मैं आपके घर मिलने आ जाऊँगा, लेकिन शायद उन्होंने ईमेल देखी नहीं थी, वो भी वहाँ पे आ गए थे। तो ये चीज़ें जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे वो एक खुशी भी होती है, दूसरा अफसोस भी होता है कि शायद जी मुझे ईमेल कर देते, मैं इनके घर चला जाता। मतलब क्यों उनको तंग करना है कि आप यहाँ पे आए। तो लोग फ़्लाइटें ले लेकर आए। अगर खुदा ना खास्ता फॉर वट एवर रीज़न अगर बारिश हो गई, तेज़ बारिश हो जाती, तो जो लोग इतनी दूर दूर से आए वो क्या करते, या किसी फॉर वट एवर रीज़न पुलिस आ गई जी नहीं अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, तो डर नहीं लगता कि यार लोग इतनी दूर दूर से आए, इनका ट्रिप ख़राब होता? देखिए जुनैद भाई, आपको भी पता है कि जब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो आपकी कोशिश होती है कि या तो मीटअप रखो ही ना, अगर रखो तो इतना टाइम लेके जाओ और इतना अपने में एक वो हौसला और बर्दाश्त लेके जाओ कि सब लोगों से मिल के आओ, और जब वो वापस जाए तो उनके दिल में आपके लिए पहले से ज़्यादा प्यार हो। तो मेरा हमेशा से यही मानना है कि या तो मैं मीटअप रखूँ ही ना, या मैं रखूँगा या किसी से मिलूँगा तो मैं उनको जो है प्रॉपर टाइम दूँगा। तो ये हम आगे बात करते हैं। अभी एक रिसेंटली एक मीटअप में हुआ है, लेकिन इंडिया में इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जहाँ पे भी लोगों से मिला हूँ उनसे मीटअप रखा है, बहुत अच्छा रहा और प्रॉपर टाइम दिया मैंने लोगों को। अच्छा, फिर हरियाणा में आपने रात गुजारी, देखा हरियाणा, या फिर वापस? नेक्स्ट डे हमारा जो है वो ट्रैवल हो गया था वहाँ से दिल्ली से ना करनाल की तरफ। सही। एक्चुअली करनाल में मन में कुछ स्टे नहीं करना था, हमारा इरादा था कि हम चंडीगढ़ आ जाएंगे। लेकिन करनाल के कुछ लोग, उनका लिंक था जिनसे मैं पहले दिन मिला था ना, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम अबरार भाई का वेलकम करना चाहते हैं। सर वो क्या वेलकम था। हाँ, मतलब करनाल में पहले वो बाइकर्स आए, वो हमें लेके गए, उन्होंने पूरा एक होटल जो था उसका नाम था नूर महल की तरह ही लग रहा था बिल्कुल ना, वो वेडिंग डेस्टिनेशन के वहाँ पे होटल्स रूम भी है, और साथ में जिस तरह जो है वो हिंदू या सिख कल्चर की होते हैं ना, तो उनके मंडे थे आई थिंक उन्हें कहते हैं मंडप। हाँ मंडप, तो वहाँ पे वो भी बने हुए 6-7 बने हुए ताकि लोगों की वेडिंग्स हो, और बड़ी खूबसूरत सी जो है ना उसकी लोकेशन थी, बहुत खूबसूरत जगह भी थी। तो वहाँ पे जी वो पूरा गांव, वो पूरा शहर के जो जितने भी लोग आ सकते थे बाइकर्स, वो आए हुए थे, रिपोर्टर उन्होंने मंगवाए हुए थे, और उन्होंने जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से वो पगड़ी शगड़ी वो मेरे सर पे बांधी, और खाना हमने वहाँ पे खाया, 2-3 घंटे गुजारे, फैमिलीज़ आई हुई थी उन लोगों की मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा। वो मेरी वीडियो पहली वायरल हो गई थी, मेरे आने से पहले लोगों ने ना वो जो न्यूज़ वाले थे ना, वो ANI का भी मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, बिल्कुल वही वाली। तो तब लोगों को यहाँ पे आइडिया हो गया कि अबरार को तो इतना प्रोटोकॉल वहाँ पे मिल रहा है। पहले तो मुझे मैसेज आते थे कि हम आपकी सेफ्टी के लिए परेशान हैं। फिर जब वो वीडियोस इन्होंने देखी, उन्होंने कहा दिल्ली की वो देखी, ये देखी, मुंबई की देखी, इन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है। आपका एक पंजाबी में भी इंटरव्यू था गालिबन ANI के साथ ही था, वही था, वही वाला ना। हाँ मैंने देखा, क्योंकि पहले मैं कह रहा था कि शायद मेरे आने से पहले बेहतर है कि ये वीडियोस ना डालें। हाँ। फिर वो मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, अब लोग आए हैं तो उनको इंटरव्यू भी देना चाहिए। तो वो पहली वीडियोस जो है ना वायरल होना शुरू हुई, लोगों ने देखी कि इतना जो है प्यार मोहब्बत वहाँ पे मिल रहा है। चंडीगढ़ में आए तो चंडीगढ़ में है, मैंने याद है आपको गगन का मैसेज भेजा था। हाय गगन, हाउ आर यू। हाँ तो वो गगन रात को मिलने के लिए आई थी बेचारी, उनकी यूनिवर्सिटी के सामने हम खाना खा रहे थे। ओके। तो इसी तरह जो है वहाँ पे भी सुबह मैं उठा हूँ चंडीगढ़ में, तो एक अंकल आए थे सिडनी से, मेरी वीडियोस देखते थे। एक दफ़ा मेरे पास से गुजरे, दूसरी दफ़ा आए हैं ना
तो उन्होंने मुझे कुट के जप्फी डाली। हाँ, ऐसे ही ना। हाँ, तो मुझे कहते हैं कि पुत्र तू तो मेरा जेड़ा टूर बना देता, मेरा दिन बनाता तू। कहते मैं तो सोचा भी नहीं सी तेरे नाल इत्थे मुलाकात हो जाएगी। तो वो जो उनका रिएक्शन और वो सारी चीज़ें मैंने देखी ना, तो वो वहाँ पे सिडनी में कहते उत्थे थोड़े प्रोग्राम सारे वेखी दे आ, हाँ। बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ के लोगों से भी ऐसे ही जो वो रास्ते में या एक मीटअप हमने रखा, दोपहर के टाइम मुलाकात हुई उन लोगों के साथ, खाना खाया। एक मुझे याद है वहाँ की लेडी थी, वो 30-35 किलोमीटर दूर से आई थी मिलने के लिए, उनका बेटा भी ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो ऐसे फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ, इतनी खुश, इतनी एक्साइटमेंट, कहते पुत्र तू अब्रार हमारी तरफ तो लाजमी आना है अब आपने। तो वो जब आई थिंक मैं पंजाबियों के साथ ना ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। एक तो फॉर ऑब्वियस रीजन डीएनए है। हाँ, एक तो मेरी अपनी पंजाबी भी जो है वो व्लॉग्स में अक्सर निकल जाती है। हाँ। दूसरा ये है कि मैं ननकाना साहब से भी हूँ, शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर मेरी सोच पंजाबियों वाली है, मैं अगर कुछ खा रहा हूँ पी रहा हूँ तो वो उस चीज़ से भी रिलेट कर पाते हैं। तो शायद कोई साउथ वाला बंदा जो है वो उससे इतना रिलेट ना कर पाए, या किसी और एरिया वाला जितना जो है पंजाब वाला करता है। तो पंजाब से मुझे बहुत प्यार मिला, वैसे तो हर जगह से मिलता है, लेकिन यहाँ पे फिर प्रो मैक्स था इधर। हाँ, मतलब ये था कि यहाँ पे मैं एक सरदार जी के घर भी गया था, वो भी इसी तरह चंडीगढ़ में मुलाकात हुई थी। मैंने कहा कि मैंने किसी के घर जाके रहना, तो वही जो मेरे लोग थे वहाँ पे मीटअप में, उन्होंने जाके अरेंज कर दिया। तो वो सरपंच साहब के हम घर गए, उनकी वालदा साहिबा ने वो खाना शाना बनाया। नेक्स्ट डे वो मुझे अपना गांव दिखाने ले गए। फिर वो हर जगह जहाँ पे भी जाते थे लोगों को पहले बताते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो वो एक बड़ा जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने गांव भी देखा, वहाँ के लोगों से भी मिला। तो एक वो ये भी आपके ज़हन में यार कि हमारी कितनी बदकिस्मती है कि हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम इतने आसानी से मिल नहीं पाते। और ये तो चले आपके पासपोर्ट की ताकत है कि आप इतना खुला डुला घुमाए, वरना अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाएं तो 3 शहर से ज़्यादा आपको अलाउ ही नहीं करते। बिल्कुल। और गोवा तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो वो ट्रेडिशनल शहर लोगों के बॉम्बे होता है, बेंगलोर होता है, दिल्ली होता है, साथ में या कोई फैमिली कहीं पे हाँ, किसी या की फिर आपकी किसी रह की रही हो तो हाँ, वो उस जैसे किसी हिसाब की से। फैमिली गुजरात में है, बाटवा में है, सूरत में है, इधर उधर है, तो जी, राजस्थान में कहीं पे हाँ, भी तो वो आप उस हिसाब फैमिली से। टाई दिखा के आप वहाँ लेकिन चले मेरे जाते ख्याल हैं। मैक्सिमम 3 सिटीज़ का मैक्सिमम मिलता है 3 ही इधर। होते हैं। जी। तो मुझे बहुत से लोग मैसेज भी करते हैं, जो इंडियंस मिलते हैं वो भी यही कहते हैं। आपके फ़ैन मुझे मिले थे ना वहाँ पे, मुंबई में मिले थे। मुंबई में वो मेमन फैमिली वो भी थी। हाँ, तो वो भी जो है वो आपने वीडियो भिजवाई थी वीडियो मुझे। भिजवाए थे, बड़ा खुश हुए थे वो लोग हाँ। वहाँ पे। तो कहते जुनेद भाई को हमारा पैगाम देना। मैंने कहा अच्छा ठहर जाए, अभी वीडियो बनाते हुए जुनेद भाई को सेंड करता हूँ अभी। तो मैं यही सोचता हूँ यार, अगर अल्लाह करे कभी अगर जाना भी हुआ तो 3 शहर से ज़्यादा वैसे ही नहीं अलाउ करना। तो मैं वो फ्लेवर ही नहीं ले पाऊँगा जो कि एक लाइक ट्रेडिशनल, जैसे कि आपने कहा, इतना रिच कल्चर और इतनी डाइवर्सिटी है, और इतना साउथ से लेकर नॉर्थ तक लैंग्वेजेस भी इतनी सारी, फूड इतना डिफरेंट हो जाता है, लाइक द आउटलुक बिकम्स वेरी डिफरेंट, हर जगह सर का। उसकी एक रीज़न ये है ना कि आप यूरोप में जाए ना, तो यूरोप में आप 10 कंट्रीज़ भी क्रॉस कर लें ना तो वो एक जैसी लगती है, सिवाय ज़बान चेंज होती है, फूड सिमिलर रहता है। यहाँ पे स्टेट चेंज हुई, फूड, कल्चर, लोगों के ड्रेस, हाँ, और साथ हो सकता है कि लैंडस्केप भी चेंज हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो जो एक वैरायटी है ना वो बहुत ज़्यादा। फिर एक ही स्टेट के अंदर, जैसे मैं कोल्हापुर में था तो वो सिंधी भी बोल रहे थे, हाँ, आप पुणे में आते हो तो वहाँ पे मराठी बोल रहे होंगे, मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पे 50 लैंग्वेज चल रही होंगी। तो वो जो एक चेंज है ना वो बहुत ज़्यादा है, और वो नज़र आती है आपको। वो ये नहीं कि आप ढूंढेंगे तो मिलेगी, वो नज़र आएगी आपको। और फिर चंडीगढ़ से फिर आप किधर गए? चंडीगढ़ से जी हम सीधे अमृतसर में हमने एक रात गुजारी, गोल्डन टेम्पल विज़िट किया, वहाँ पे कुछ लोगों से मिले, और बस वो आखिरी दिन था। नेक्स्ट डे हमने बॉर्डर क्रॉस किया, वाघा बॉर्डर। और वो एक ऐसा बॉर्डर जिसमें नॉर्मली ना आपको एक वो एंजाइटी, फियर होता है कि अच्छा अब नेक्स्ट कंट्री जा रहे क्या होगा। इसमें वो यही था, एक दुख था कि यार मैं इंडिया आया हूँ, इंडिया को सही तरह से देख नहीं पाया, क्या मुझे दोबारा कभी आने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसकी कुछ रीज़न ये भी हैं कि शायद मुझे ये लगता है कि मैं जब वो वीडियोस डालूँगा ना, मुझे आइडिया था जब मैं वीडियोस डालूँगा
तो उन वीडियोस का इम्पैक्ट बड़ा पड़ेगा, क्योंकि मेरे सारे एक्सपीरियंस ही पॉजिटिविटी पे थे, मिले ही वही एक्सपीरियंस है, तो वही चीज़ें मैंने लोगों के साथ शेयर की। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ बैठा बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो कार्तिक है ना वो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होगा, वही चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, मतलब वो ये नहीं है कि रॉ है बिल्कुल। हाँ, तो जब वो लोग देखेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे दोनों बॉर्डर की साइड्स पे, उसके बाद अथॉरिटीज़ किस तरह का डिसीजन लेती है वो आपको नहीं पता। कुड बी पॉजिटिव, कुड बी से कि क्यों भाई ये क्यों यहाँ पे आया है, हमने इसको क्यों यहाँ पे इजाज़त दी, यहाँ पे वीडियो बना रहा है, या आप इस साइड पे भी कह सकते हाँ, कि आप क्यों वहाँ पे गए हो। हाँ, तो वो एक डर मुझे वहाँ पे ही था और वो आज भी है। तो मेरी वो यही दिली ख्वाहिश है कि अब मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं कश्मीर को जाकर देखूं, लद्दाख देखूं, जम्मू जाऊं, स्पीति देखूं, हिमाचल देखूं, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, कोलकाता जाऊं, हैदराबाद जाऊं, लखनऊ जाऊं, मतलब वो एक इतनी बड़ी लिस्ट है जिसको जो है वो बताना मुश्किल है। कि मतलब आपको पता है कि जब आप नाम लेंगे तो जैसे आप कह रहे हैं कि 3 शहर, हाँ, 3 शहर में तो दिल्ली नहीं भरता। हाँ, अब वो 3 से 6 भी हो जाए, 6 से 12 भी हो जाए तो भी बहुत मुश्किल है। तो आपको वो टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। जब आप इंडिया जा रहे हो तो आपको ये होना चाहिए कि जाओ इंडिया देखो। तो वो कभी ये मौका मिले ना तो पासपोर्ट ही बदलते हैं फिर, अब क्या करें। सर पासपोर्ट के बावजूद भी ओरिजिन बहुत मैटर करता है। हाँ वही ना, ओरिजिन तो चेंज नहीं कर सकते अब, तो हाँ, है तो है। तो वो यही है कि आप जैसे मैं इसराइल गया था तो उसके लिए ओरिजिन मैटर नहीं करता उनके लिए। मेरे पास जर्मन पासपोर्ट है, जर्मन रूल्स है, वही वो जो उन पे लगेंगे वही मुझ पे लगेंगे। हाँ मुझे ज़्यादा थोड़ी देर बिठा के जो है क्वेश्चनिंग कर लेंगे, उनको भी 3 महीने का वीज़ा देंगे, मुझे भी 3 महीने का देंगे। लेकिन इंडिया इज़ डिफरेंट। अभी जो आपने बात की ना कि लाइक पब्लिक का प्यार और फिर आपको बाद में अथॉरिटीज़ की टेंशन हुई, मुझे तो लगता है वो पता नहीं, कहूँगा मैं ही ना कह के मैं ही ना फंस जाऊँ कि 70-80 साल पहले 2 नेशन थ्योरी कुछ और थी, अब शायद 2 नेशन ये हो गए कि अवाम अलग है, अथॉरिटीज़ अलग हैं। अथॉरिटीज़ किसी और पेज पे एक दूसरे से डील करती हैं, अवाम किसी और मोहब्बत से किसी और लेवल पे एक दूसरे को डील करते हैं। अगेन एक्सट्रीमिज़म दोनों जगह है और दुनिया में हर जगह है, वो एलिमेंट्स तो हमेशा रहेंगे। मगर ये कि ओवरऑल अगर देखें तो आवाम किसी और तरीके से मिलती है, अथॉरिटीज़ का बिहेवियर कुछ और होता है आपस में। देखिए जुनेद भाई, हम यूरोप में, मिडल ईस्ट में, यूएस में, कनाडा में पाकिस्तान इंडियन साथ रहते हैं। नहीं रहते तो अपने मुल्क में नहीं रहते। हाँ, उसकी रीज़न भी यही है कि हमें वो चांस ही नहीं दिया गया। आप कभी हमारी हिस्ट्री में कभी कोई ऐसा पीरियड आया है कि कहा गया हो कि भाई पाकिस्तान इंडिया जा सकता है, इंडिया पाकिस्तान आ सकता है? कभी चांस ही नहीं दिया गया। वो चांस दे के तो देखे। 75 साल हो गए लड़ाई चल रही है यार, 5 साल कह दे कि अब हम बगैर लड़ाई के रहेंगे, अब हमने मसलों के हल ढूंढने हैं और इन 5 सालों में देखते हैं कि हम किस तरफ जाते हैं। अगर हम गलत डायरेक्शन में जाए तो भाई बॉर्डर बंद कर दो। हाँ, कह दो कि नहीं भाई पहले ही अच्छा था। लेकिन वो हमें मौका ही नहीं दिया जाता। आपको जो एक्सट्रीमिस्ट नज़र आएंगे ना, वो मोस्टली नज़र आएंगे इंटरनेट पे, वैसे रियल लाइफ में बहुत कम नज़र आएंगे। क्योंकि जो एक फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंडिया में एक एक्सट्रीमिस्ट मिलता है तो मैं उससे प्यार मोहब्बत में, उसको क्या रीज़न है मुझसे जो है बदतमीज़ी करने की। या पाकिस्तान में आए तो मैं कहता हूँ उनके ऊपर प्यार जो है वो निछावर कर देंगे, लोग जो है घरों के दरवाजे खोलेंगे। लोग अभी भी आते हैं इंडिया से बहुत। तो ये एक चीज़ है कि जो अब गवर्नमेंट्स को ना ट्राई करनी चाहिए कि नफ़रतें, जंगें बहुत हो गई। यूरोप से ही सीख ले, वो भी तो लड़ ही रहते हैं। आप वही देख लेना, मुरू की वीडियो आपने भी आज शेयर हाँ, की हुई थी स्टोरी पे। हाँ बिल्कुल, वो भी यही तो थी। जर्मनी ने तो सबक सीख लिया, उन्होंने तो अपनी दीवार भी गिरा दी। ठीक है, तो हमारे दरमियान भी अगर ये दीवार गिरेगी, ठीक है, 2 मुल्क होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इस चीज़ से ज़रूर पड़ता है कि जब इतनी नफ़रत होगी और किसी को चांस ही नहीं दिया जाएगा कि वो दूसरी साइड जाके देखे या एक्सपीरियंस करे। मतलब हमारा ट्रेड, इंडिया इज़ ह्यूज इकॉनमी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। हमें जो यूरोप से इधर उधर से 50 रुपए की मिलती है, वो वहाँ से 5 की मिल जाएगी, 10 की मिल जाएगी। कितना फ़ायदा है हमारा, प्लस हमें एक बहुत बड़ी मार्केट मिल जाएगी। बिल्कुल। अब जैसे एक ट्रैवल गियर का एक ब्रांड है, उनको अक्सर मैं प्रमोट करता रहता हूँ, सियालकोट में वो होते हैं,
बॉर्डर लगती है उनकी, एल्माइन बेयर आप भी जानते ही होंगे। इंडिया से इतने ऑर्डर आते हैं लेकिन वो इंडिया शिप ही नहीं कर सकते। अगर किसी को बहुत चाहिए तो वाया दुबई शिप होता वो है। हार्डली आई थिंक 30 किलोमीटर दूर है कस जम्मू में से वो यूं फेंके उठा के वो पहुंच जाए वहाँ पहुंच पे, जाए। अमृतसर जाके गिरेगा। लोगों का बहुत फ़ायदा है, कंट्रीज़ का बहुत फ़ायदा है, लेकिन पता नहीं क्यों इस पे काम नहीं किया जा सर रहा। आई पता एम नॉट सब है, श्योर, वो छोड़ो। ना मेरी समझ में आ रहा है ना आई थिंक आपकी समझ में आ रहा नहीं है। हमें अगर समझ आ रहा है। अगर आता भी है तो हम डरते हैं उस चीज़ से बात करने बस के वही ना, लिए। ये बड़े मसले मसाइल हैं। बट ये कि आई एम श्योर आपका लाइक जो टूर है मोस्टली पॉजिटिवली देखा गया होगा दोनों साइड पे। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आई वांट टू बी दैट विंडो, कि यू नो एक खिड़की खुल सके, यहाँ वाले वहाँ देख सके, वहाँ वाले यहाँ देख सकें, थोड़ा सा चेंज हो, आप एम्बेसडर ऑफ पीस अगर बन सके। कल को अगर नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए आपको, आपके व्लॉग्स की वजह से लोग करीब आए, गवर्नमेंट्स को सोचने का मौका मिला, या पब्लिक का प्रेशर बढ़ा कि भैया लोग मोहब्बत करते हैं, मसला क्या है, अगर ईज हो जाती है बॉर्डर आपको तो नोबेल मिल जाएगा भाई। अब तो है सर जी इतनी इतनी लंबी सोच नहीं अब रखते। मेरी तो सोच ही यही है, मुझे नोबेल चाहिए। सर जी मुझे सिर्फ ये चाहिए कि यहाँ के लोग ना एक बार इस दोस्ती को अपना के देखें। मैं कहता हूँ कि हमारी अगली जनरेशन जो है ना उनके लिए एटलीस्ट ट्राई करें, उनको ये फ्रीडम दे। इंडिया की टॉप क्लास IITs यूनिवर्सिटीज़ है, उनको मौका मिले वहाँ जाके पढ़ने का, तो होगा पता है क्या है, उस कंपटीशन में हम भी बढ़ेंगे आगे। हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारी कंपनीज जो है वो सीखेंगी, वो उसमें एक इतनी ग्रोथ आएगी और हमारी सोच इतनी चेंज होगी कि हम एक दूसरे से वो बेनिफिट, क्योंकि जो हमारी लगती है ना आपस में, उस चक्कर में हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि हमें लगे कि अच्छा हमारे सारे लोग तो वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम क्यों ना यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर करें, हम अपनी कंपनीज को बेहतर करें। A healthy competition gives rise to a betterment. बिल्कुल। और वो यही है, मैं तो कभी कभी सोचता कुछ लोगों के पास वो इंडिया के और सार्क वीज़ाज होते हैं ना, तो वो साहब सुबह जो है वो नाश्ता लाहौर में कर रहे होते हैं या अमृतसर में कर रहे होते हैं। मैंने कहा यार सबको ये मौका मिलना चाहिए। हाँ, और वो मुझे पता है आपने कहाँ से सुना नाश्ते वाली बात, मैं कैमरे पे डिस्कस नहीं करूँगा। आपका इंटरव्यू भी आया उनके साथ, उनके वालिद साहब जाते हैं अमृतसर नाश्ता करके वापस आ जाते हैं। मैंने भी मुझे ढूंढा, मुझे जब ये पता चला कि यार ये एक पॉसिबिलिटी है तो मैंने आसपास पूछा तो पता चला वो सिर्फ बिजनेस जो चेंबर ऑफ कॉमर्स में इनरोल्ड है उनको मिलता है। हमारा तो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स भी नहीं है, कॉमर्स तो बहुत दूर की बात है। अब भाई मैं इंडिया के फूड पे आऊँगा, फिर मैं आई अंडरस्टैंड आपकी ज़ाहिर है तबीयत सही नहीं है, मैंने बहुत लंबा खींच लिया, बट यू नो फिर आप बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं सर। तो एक हम फूड का सेक्शन रखते हैं। पहले हम आते हैं जी, केरला में आपने फ़िश करी खाई और बनाना लीफ पे। फ़िश करी हाँ केरला में भी खाई थी, उसके अलावा हमने आई थिंक हाँ वो फ़िश थाली खाई थी उधर गोवा में। हाँ फ़िश करी हमने उधर खाई थी। उसके अलावा और भी काफ़ी जो है वो वेजिटेबल्स, मतलब मेरा जो पहला खाना था इंडिया में वो ऐसे ही ना, मुझे बड़ा शौक था जब मैं वीडियोस देखता था ना लोगों की कि वो एक तो इस तरह के प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं है, बनाना लीफ के ऊपर है, साफ़ सुथरा है, वो आपके सामने लेके बहुत खूबसूरत लगता है। वो डिफरेंट चीज़ें ला के रख देते हैं। फिर आप मुझे वो साथ वाला कार्तिकेयन जो बता रहा है कि आपने हाथ से खाना किस तरह है, कि हम ज़्यादा जो है चम्मच यूज़ करते हैं, तो वो एक बड़ा जो है ना वो एक्सपीरियंस रहा। फिर वहाँ पे डोसा और इडली, ये फिर मैंने 3-4 दिन अगले जो है ना ये केरला के ये खाने जो है ना ये ट्राई किए थे। इडली सांबार खाया आपने, डोसा, बनाना लीफ परोठा और वड़ा। परोठा वहाँ परोठा बोलते हैं। हाँ, परोठा बोलते हैं। वो एक्चुअली पूरा बाहर से पराठा था, अंदर जो था ना वो चिकन और वो करी वगैरह डली थी, बहुत ही टेस्टी था, बहुत कमाल का था। तो वो हमने मतलब ये नहीं था कि मुझे पता था कि ये हमने ज़रूर खाना, बस गलती से हमने ऑर्डर कर दिया लेकिन बहुत कमाल का था। तो केरला के खाने नाश्ते जो थे वो मोस्टली आप कह सकते हैं कि हेल्थी है और इको फ्रेंडली भी हैं, जैसे कि आपने कहा ना बनाना लीफ में खाते हैं। सर केरला में बड़ा ख्याल रखा जाता है, वहाँ की रोड्स छोटी हैं, वो इसलिए उनको बड़ा नहीं करे क्योंकि उनको दरख्त काटने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा हम रोड्स को छोटी रखेंगे और अपनी आदत से ही करो। अपनी आदत से ही करो। हमने वो यहाँ लाहौर में पूरी कनाल के चक्कर में
दोनों साइड दरख्त ही काट दिए लेकिन। केरला की रोड्स अभी तक मैंने इंडिया में जितनी जगह पे जाए सबसे छोटी रोड्स थी, वो इसीलिए थी कि वहाँ पे उन्होंने दरख्त नहीं काटे, तो साइडों पे डिस्पाइट आपको द फैक्ट कि इतना ग्रीन है वो, हाँ, उसके बावजूद वो उसके कह रहे हैं बावजूद नहीं नहीं काट काट सकते। इंटरेस्टिंग। अच्छा, फिर महाराष्ट्र में आपने मिसाल पाव और वड़ा पाव खाया। मिसल पाव मिसल पाव सर मेरा फेवरेट फूड है, मिसल Really? पाव। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर वो एक ऐसा फूड, अगर मैं पहली बार अब दोबारा इंडिया में लैंड होता हूँ मुंबई में, तो मैं सुबह नाश्ते के लिए ना मिसल पाव ढूंढूंगा कि कहाँ से मुझे अच्छा मिसल पाव मिलेगा। वो इस तरह का था, बहुत हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। और वो भी गलती से हम किसी एक ऐसे वो रोड साइड जो कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट होते हैं ना, वहाँ पे आके रुके थे कि वो वहाँ के वन ऑफ द बेस्ट जो बनाते थे, मशहूर थे वहाँ पे। तो वहाँ पे खाया बहुत। और फिर आप जब जाते हो ना तो हर खाने को खाने का भी तरीका होता है, मिक्स कैसे करना है, अदरवाइज़ हाँ। आप उसको सही तरह ना करें ना। तो एक छोटा सा बच्चा आया, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार ये खाना किस तरह, कहता है 1 सेकंड में आपको बना के देता हूँ। उसने फिर वो प्रॉपर बना के दिया और अभी तक याद है मुझे। हाँ, बहुत really? आला, बहुत आला। ओके, आपने तो ऑलरेडी रेटिंग दे दी, मेरे पास तो बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं वही कहता हूँ कि आप जाएं और मिसल पाव महाराष्ट्र में मिसल पाव ज़रूर खाइएगा नाश्ते में कभी। पहली डिश मेरी यही होगी मुंबई में, आमची मुंबई। अच्छा, राजस्थान में आपने दाल बाती हाँ, चूरमा, दाल बाती चूरमा। राजस्थान के एक जिस तरह देखिए जो गुजरात है ना, वहाँ पे आपको वेज थाली मिलती है। गुजरात की वेज थाली बहुत मशहूर है। इसी तरह आप जब जाते हो राजस्थान में, तो राजस्थान की भी वेज थाली है, लेकिन वो दाल बाटी उसे कहते हैं। तो वो हाँ, आप यहाँ पे डेजर्ट में कभी जाए ना, तो यहाँ पे ना वो रोटियाँ नहीं बनाते, बल्कि लड्डू टाइप बना लेते हैं। हाँ, उनकी जो है ना एज ज़्यादा होती है, हाँ। ख़राब नहीं होते। तो सिमिलरली वहाँ पे भी यही था, आई थिंक, मुझे ये लगता है। ट्रेडिशनली चलता आ रहा हाँ। होगा। छोटा सा लड्डू होता है लेकिन बड़ा हैवी होता है। रियली? उसको आप जो है ना तोड़ के, जो है जिस तरह वो चूरी नहीं होती, हाँ। उस तरह आप उसको बनाते हो और दाल के अंदर मिक्स करके खा लेते हो। साथ में सब्ज़ी वगैरह भी कुछ इस तरह की चीज़ें भी पड़ी होती है। वहाँ पे मैंने खाया था गुलाब जामुन की करी। हैं? टेल मी अबाउट दैट। वो थी जयपुर में, हम गए थे जोधपुर में। हाँ। जोधपुर में, तो मुझे लगा शायद मीठी होगी, तो मीठी नहीं थी, मतलब मीठा नहीं था गुलाब जामुन, साथ में करी थी। ओके। मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, सही। लेकिन वो एक यूनिक था। मैं So was ट्राई it like करता। नमकीन मीठा का मिक्स, जैसे हम जर्दा मिला देते हैं आप ये बिरयानी कर में? ले कि गुलाब जामुन के अंदर से चीनी निकाल दें, फीका गुलाब जामुन, Okay. और करी के अंदर। ओह, फीका गुलाब जामुन क्या होगा? एक रबर ही खा रहे हो आप। मतलब वो कड़ी का टेस्ट आता है ना, Oh, मतलब कड़ी okay, फिर okay, उसके okay, अंदर okay, जज्ब okay. हो जाती है। Oh. मतलब चीनी नहीं डालेंगे उसको, वैसे उसके अंदर डालेंगे तो फिर उसके अंदर वो जो है वो करी का टेस्ट जो है वो जाएगा। Okay. तो मुझे को बहुत अच्छा नहीं लगा था, सही। लेकिन ये था कि एक्वायर्ड टेस्ट है। हाँ, राजस्थान में मीठा बहुत खाया जाता है। रियली? बहुत अच्छी अच्छी डिशेस मैंने वहाँ पे मीठे के, इवन के क्या नाम है उसका, हम खाते हैं अब तो मुझे नाम भी बोलना शुरू हो गया। मिठाई है? रबड़ी? नहीं, ये खीर नहीं है। दूध दुलारी? नहीं, सवैयाँ? पूड़ी की तरह। अरे हलवा पूरी? हलवा पूड़ी नहीं जी। ये अच्छा, मैं समझ गया। कचौरी? कचौरी। ये कचौरी खाई थी, वो भी मीठी कचौरी थी। हाँ। कचौरियाँ तो यहाँ पे भी, जो कराची में भी राजस्थानी कम्युनिटी रहती है, अच्छा, वहाँ के यही फूड मशहूर है। इनफैक्ट मैंने कवर भी किया था अपने उसमें, भेलपूरी और कचौरी मैंने बहुत खाई, क्योंकि मैं मज़े की, बहुत मज़े की थी Yeah, कचौरी। it's मुझे amazing. पहले लग रहा था कि पता नहीं मीठी कैसी कचौरी होगी, लेकिन No, बहुत it's मज़े की amazing. कचौरी थी। हाँ। तो राजस्थान के खाने जो थे वो काफ़ी डिफरेंट थे, यूनिक थे। उनमें से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, उसको मैंने एंजॉय किया। और ये क्या है? गत्ते की सब्जी? गट्टे की सब्जी। सब्जी। वो राजस्थानी गट्टे होते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि उसको हम क्या कहेंगे। वो गट्टा टाइप होता है, छोटा सा ना सब्जी। तो आई थिंक वो ऐसे कह लें कि वो कड़ी होती है, उसको वो सब्जी बोलते हैं, तो अंदर जो है वो गट्टा होता है। वो भी बहुत मज़े की थी। वहाँ पे उसके अलावा जो थी उनकी एक और सब्ज़ी थी, जिस तरह नहीं होते मुंगरे टाइप, और हाँ, कुछ हाँ, इस तरह हाँ। भी थी। वो भी वहाँ पे बड़ी मज़े की थी। सही। इस तरह राजस्थान के खाने अच्छे थे, लेकिन आई थिंक अभी तक मिसल पाव के बाद जो है ना, वो उसकी अपनी बात थी। सही। अच्छा, गुजरात में आपने खाई भकड़ी, काठियावाड़ी सब्जी, थेपला तो मुझे पता है, गुजराती ले लेके पूरी दुनिया में घूमते हैं थेपला। जलेबी, थेपला, फाफड़ा और ढोकला और खांडवी।
ये वो एक तो ये था कि सुबह नाश्ते में कुछ चीज़ें आ जाती थी, जिस तरह थेपला था, फाफड़ा था, उसके अलावा एक दो और चीज़ थी। बाकी ये था कि उनकी जो वेज थाली थी उसके अंदर वो चीज़ें थी। वेज थाली मुझे गुजरात की बहुत पसंद आई थी। थाली का ये फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट 2-3 चीज़ें ना आपके टेस्ट के मुताबिक निकल आती हैं उसमें, क्योंकि 5-6 चीज़ें उन्होंने डाली होती है, फिर साथ में स्वीट भी डाली होती है, तो बंदा ना बड़े पेट भर के खा सकता है उसको। और मुझे ये लगता है कि जो वेजिटेरियन फूड है इंडिया में दी बेस्ट। मैं उससे अच्छा वेजिटेरियन मैंने कहीं पे भी नहीं खाया, इसलिए तो मैं बड़े शौक से वहाँ पे खा लेता। तो लोग पूछते तो रोज़ कैसे खा लेते हो, मैंने यार टेस्ट ही बहुत अच्छा है, और क्या चाहिए। आपको टेस्ट भी मिलता जुलता लगा होगा। हाँ, और वैरायटी अच्छी मिली। बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली में फिर आ जाएं तो आपने छोले भटूरे वो आप एक जो- फैमिली के साथ खा रहे थे गालिबन? एक सिख कपल था। हाँ, वो पूड़ी खा रहा था, पूरी उनके खा उधर। रहे थे आप? वो बादामी पूड़ी और इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन छोले भटूरे वहाँ पे कुछ 2-3 मशहूर चीज़, जहाँ पे वो विराट कोहली का नहीं है कि छोले भटूरे खाने के लिए यहाँ पे जाना, वो क्या नाम था उसका, मुझे नाम तो हमेशा भूल जाते हैं यार। लेकिन वहाँ के छोले भटूरे जो है ना वो सबसे मशहूर है। तो मैंने कहा कि दिल्ली आए और दिल्ली का सुबह सुबह नाश्ता, पहले दिन हमने वो छोले भटूरे खाए, बहुत ही कमाल के थे। और वो यही है कि अगर आप इसको लेके चले ना तो केरला में परोठे, डोसा, महाराष्ट्र में जो है वो मिसल पाव, हाँ। और क्या नाम है उनका, वो जो क्या बोलते, एक और भी था वड़ा पाव। वड़ा पाव भी बहुत मज़े का था। और अगर इधर आ जाओ दिल्ली में तो आपको जो है ना ये छोले भटूरे कमाल के थे। और फिर करीम मुगलाई रेस्टोरेंट गए आप, जामा मस्जिद वाले? जी, ठीक था। मतलब हमारे यहाँ मुझे ये लगता है कि जो मैंने खाया था ये शायद उस दिन कोई इतना अच्छा टेस्ट नहीं था उनका। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे नॉन वेज जो है वो अच्छा मिलता है आपको। आप शाहजहानाबाद गए थे? नहीं, वहाँ पे आप शाहजहानाबाद नहीं गए? ओह, क्योंकि मेरा जो वो है ना, क्योंकि निहारी जो है ना वहीं से ही ईजाद हुई थी। तो वो निहारी के उसमें मशहूर है, कुलचे वहाँ बड़े मशहूर हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये मैंने वो एक इंडियन शो में ही सुना था नेटफ्लिक्स के, जो कि फूड से रिलेटेड था। उसका नाम था अन्य कहानियाँ, क्या नाम था, समथिंग समथिंग एंड अन्य कहानियाँ। तो वो अरे क्या नाम था शो का, हेल यार, मुझे भी नाम ना याद नहीं रहते। समथिंग समथिंग और अन्य कहानी, राजा रसोई और अन्य कहानियाँ, ठीक है। तो उसमें हर डिफरेंट शहर का कुजीन को उसके एक बारे में डॉक्यूमेंट्री थी। तो निहारी के बारे में बताया था कि शाहजहाँ की फ़ौज जो है उनका जमुना का पानी सख्त था, पेट ख़राब रहता था, तो हकीम ने बोला सुबह देसी घी वाली चीज़ कोई खिलाई जाए ताकि उनका पेट ख़राब ना हो। तो निहारी वहाँ से आई, हेंस निहार मुँह खाई जाती है सुबह सुबह। सो निहारी था। और फिर ये कि उसमें एक चीज़ थी बड़ी इंटरेस्टिंग कि आज भी जब हम जूलर के पास जाते हैं तो जूलर हमेशा आपको ऑफ़र करता है, जी कोई कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, जूस मंगा लिया, कोई छोले वगैरह मंगा दिए। वो इस वजह से कि जब पुराने ज़माने में इंडिया में लोग जाते थे तो ज़ाहिर है उसमें हाथ से काम होता था, हाथ से काम देर से होता है, तो अब बिठाने के लिए एंटरटेनमेंट तो चाहिए। तो वो कोई दही बड़े ले आया है, कोई पानी पूरी ले आया, कोई ये, तो ये कल्चर वहाँ से आया, जूलर की दुकान में बैठ के खाने पीने का। तो ये एक इंटरेस्टिंग नहीं, तो उसमें जो है ना शाहजहानाबाद काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो मैं तो माइंड बनाने में ना जाना इधर ही है, यहाँ पे खानों के लिए तो शाहजहानाबाद जाना है। वो ये कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना मोस्टली आपको पता है कि आई थिंक बिरयानी का भी कहते हैं कि दिल्ली से आई है। हाँ कहते हैं, लेकिन बिरयानी के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, साउथ में भी मिलती है, सिंधी बिरयानी भी होती है। हाँ, मैंने वहाँ पे एक सिटी था भटकल, वहाँ पे बिरयानी खाई थी सर, बहुत कमाल की बिरयानी। मैं उसको रेट करूँगा कराची की बिरयानी की तरह। रियली बहुत आला थी भटकल बिरयानी। मुझे एक साहब आए थे जब मेरी बाइक ख़राब हुई थी ना, तो मुझे कहते हैं कि आज आप मेरी तरफ करें। वो 80 किलोमीटर सफ़र करके आए थे इधर। तो मैंने उस चीज़ को देखा, मैंने कहा कि ये 80 किलोमीटर आए तो अब जाना तो उसी तरफ है ना। तो जाते हुए डिनर इनकी तरफ तो उनकी फैमिली ने बनाई थी, बहुत ही कमाल की। और पता नेक्स्ट डे कार्तिकेयन उठ के कहता है, अब्रार व्हाई नॉट वी कॉल दैट फैमिली एंड आस्क देम इफ दे कैन मेक आल्सो ब्रेकफास्ट फॉर अस। मैंने कहा बह जा। अब वो उन्होंने वो पहुंचा पकड़ाया तो आप शलवार ही ना उनके उतार लो, ये ना हो।
तो सही। इसके ना सिर्फ मुझे पसंद आई थी, उसको भी बहुत पसंद आई थी। अच्छा, आपने वहाँ स्नैक्स वगैरह ट्राई किए, हल्दीराम बिनाकर वाला? बहुत किए थे, बहुत ज़्यादा साथ भी लेके आया था। अच्छा, मैंने वो वीडियो बनाई थी इंडियन स्नैक्स की, तो मुझे तो बहुत पसंद आए थे हल्दीराम। और मुड़ुक्कू साउथ इंडियन का था वो, साउथ इंडिया का। मुड़ुक्कू इज़ लाइक गाठिया होता है, बट वो बहुत बहुत हैवी होता है, चिप्स टाइप का होता है, बट इट वाज रियली रियली गुड। नेक्स्ट ट्रैवल्स आपके कहाँ के आ रहे हैं? अभी सर कुछ आइडिया नहीं। आई होप कि मुझे दोबारा चांस मिले, मैं कश्मीर की तरफ और इस एरियाज़ को जाके एक्सप्लोर करूं, बाकी इंडिया की और जगह देखूं। और अगर ये चांस नहीं मिलता तो फिर मैं अपना प्लान बनाऊंगा। आई लव टू गो टू बांग्लादेश। ओह रियली? हाँ, बांग्लादेश के लोग जो है मुझे बहुत मैसेज करते हैं, बहुत ईमेल्स आती है। नेपाल के लोग, और नेपाल में ऑलरेडी जा चुका, मुझे बहुत मुल्क पसंद है। और नेपाल से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने टूरिज़्म डेवलप किया है वहाँ पे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन 2 कंट्रीज़ इन केस अगर मुझे परमिशन मिल जाती है, दोबारा वीज़ा मिल जाता है, तो मैं फिर यहाँ से कश्मीर और लेह लद्दाख करते हुए फिर नेपाल, वहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न साइड करते हुए जो है बांग्लादेश। और अगर नहीं वीज़ा मिलता तो फिर मैं नेपाल चला जाऊँगा बाहर, वहाँ पे कोई बाइक रेंट कर लूँगा। सिमिलरली जो है बांग्लादेश चला जाऊँगा, वहाँ पे देखूँगा कि मैं किस तरह उसको जो है ना कंटेंट बनाऊँ। तो ये 2 तो हैं इस साल। और अगर मूड चेंज हुआ तो फिर ऑफ कोर्स आई वुड लव टू गो टू बाय रोड वाया अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया, अफ़गानिस्तान? मंगोलिया। जी जी, अफ़गानिस्तान एंटर होंगे? अभी आजकल सेफ है, बहुत ट्रैवलर्स आ जा रहे हैं। Really? मुझे ये लगता है, तो लेट्स सी। देख लें। तो वहाँ से जापान की तरफ और कोरिया। एक सेकंड, अफ़गानिस्तान से जापान कैसे? नहीं, अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशिया, सही। सेंट्रल एशिया से रशिया, वहाँ रशिया से मंगोलिया, मंगोलिया से वापस रशिया, रशिया के जो लास्ट सिटी है व्लादिवोस्टोक, हाँ, व्लादिवोस्टोक। वहाँ से फेरी जाती है साउथ कोरिया की तरफ। नाइस। साउथ कोरिया से फेरी जाती है जापान की तरफ, और जापान से फिर मैं अपनी बाइक शिप करूँगा जी वियतनाम। फिर वो जो साउथ ईस्ट एशिया करते करते इंडोनेशिया, और फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ। तो मैंने सही आपको आज पकड़ लिया ना, क्योंकि आपने तो ये 2 साल का प्लान मुझे बता दिया। प्लान तो 2 साल का, लेकिन इसको मैं कब एग्जीक्यूट करता हूँ, किस तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरा इरादा ये भी है कि मैं जो US कनाडा भी करूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों का प्यार जो है वो रोज़ ईमेल्स आ रही होती, मैसेजेस आ रहे होते। तो इन केस अगर मैं इस साल वो लंबा ट्रैवल नहीं करता तो हो सकता है कि मैं US कनाडा में ट्रैवल कर लूँ। तो लेट्स सी, वाइड ओपन प्लान्स है। फिर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी चाह रहा होता हूँ कि अगर कोई स्पॉन्सर्ड अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो उसको भी जो है वो कंसीडर किया जाए, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत ही कम काम किया। तो लेट्स सी उनकी फिर क्या मर्ज़ी होती है, फिर कितना टाइम होता है। और इस साल पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत लंबा ट्रैवल ना करूँ, मैं थोड़ा सा जो है वो अपनी बॉडी को रेस्ट दूँ, रिकवर करूँ, नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद जो है वो ट्रैवल करूँ। तो आप अगेन इतनी बड़ी बाइक लेके, आपकी बैक कैसी है? क्योंकि मैं जो है ना, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार मैं इतनी देर बाइक में बैठता मेरी कमर थक जाती है। वो बैक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मतलब आप लाइक डू यू वर्कआउट, या फिर आपकी कोई वो आई रेजीम थिंक है? वो बैठे बैठे इतना वर्कआउट हो जाता है कि कभी लगते ही नहीं है। बाकी ये कि ये ज़रूर है कि जब आपको लगे कि आप थके हुए हैं, यू नीड अ ब्रेक। ब्रेक बहुत ज़रूरी है। उसमें ये है कि आप किसी भी जगह बैठ के चाय पी लो, गपशप लगा लो किसी के साथ, और फिर थोड़ा ट्रैवल कर लो। सेफ्टी के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे? बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं। सेफ्टी गियर बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा मोटरसाइकिल ले सकता है तो आई थिंक अगर उसको उतने ही पैसे लगा के सेफ्टी गियर लेना पड़े तो उसके कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरा ईरान में एक्सीडेंट हुआ था, तो जब अराउंड 100 की स्पीड से मैं गिरा हूँगा, तो जब मैं गिरा था तो मुझे लगा था कि ये हवा में था ना, तो मैंने कहा आज तो गए। जब मैं उसके ऊपर रगड़े रुगड़े खा के, बाइक इधर गिरी है, कोई इधर से कुछ चीज़ फटी, कोई इधर से फटी, तो रगड़े रुगड़े लगी। लेकिन मैंने ग्लव्स पहने, क्योंकि सबसे पहले आपका इम्पैक्ट पड़ता है हाथों पे। और आप इमेजिन करें कि आपके हाथ जो है वो असफाल्ट के ऊपर रगड़ खा रहे हो, वो भी 50 की गर्मी में। सोच के बंदे को जो खौफ आता है। और मोस्टली लोग बाइक राइड कर रहे होते हैं बगैर ग्लव्स के, और वो भी 300 मार रहे होते हैं, जैसे जो है वो पब्लिक रोड्स के ऊपर ना अपनी जान की फ़िक्र है ना दूसरों की फ़िक्र है। फिर ये है कि प्रॉपर जैकेट पीछे जो है वो आपका जो है वो लगा होना चाहिए, साइडों पे बैक प्रोटेक्टर जो भी है, पजामा जो है वो कवर करना चाहिए। कभी कभी मैं जीन्स में भी करता हूँ, तो मेरी जीन्स के अंदर भी प्रोटेक्शन प्रॉपर लगी थी। प्रॉपर राइडिंग गियर वाली जो है वो जीन्स होती है। हेलमेट एक अच्छा होना चाहिए आपके पास,
तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो आपको कभी राइड करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप इधर कराची में कर रहे हैं, कोई बंदा आपके मार जाए। हर चौथे दिन तो हम सुनते हैं आज ट्रू ट्रू मर गया और आज बेचारा ये मर गया। और मोस्टली लोग यही होते हैं कि या हेलमेट लो क्वालिटी का होता है या हेलमेट पहना ही नहीं होता। मैं भी जब बाइक चलाता था कराची के अंदर ही, तो मैं भी कई बार 3-4 बार तो मैं गिरा हूँ। हेलमेट हमेशा होता था अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई इस तरह की इंजरी नहीं हुई, लेकिन वही वाली बात है, ग्लव्स और ये तो यहाँ नहीं आप रोज़ की उसमें ये बहुत पहनते ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, ज़रूरी बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो जो मुझे चोटें लगी हैं ना, मैं उससे ऐसा डरा हुआ हूँ कि मैं अभी भी, हालांकि अब गाड़ी में होता हूँ, गाड़ी में आप कदरे सेफ़र होते हो, मगर मैं कभी भी फुटपाथ के पास कभी भी गाड़ी ड्राइव नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा बाइक लेफ़्ट लेन में चलाता था, जो कि तरीका है। जी जी। और आपको पता है यहाँ पे क्या कल्चर है कि अगर फुटपाथ कल बननी है ना, तो उसकी जो ईंटें हैं वो तोड़ दो। 2 महीने पहले जो है ना सड़क पे आके ईंटें जो लगनी है वो रख देंगे, और उसमें ना कोई मार्किंग होगी ना कुछ। तो अंधेरा रोड था, उसमें मैं जाके लगाऊं और मैं बहुत बुरा ज़ख्मी हुआ था। तो उसके बाद से मैं इतना डर गया हूँ कि मैं कभी भी गाड़ी जो है, अगर फास्ट लेन में भी हूँ तो मैं बहुत दूर रख के चलाता हूँ। तो वही जुनेद भाई, मैं 100 की स्पीड से गिरा था और उसके बावजूद भी मैं तकरीबन 1-2 घंटे अपने आप को जो है, क्योंकि वो एक शौक़ होता है, आपकी बॉडी शौक़ में है। तो वहाँ पे लोकल ईरान में वो मुझे अपने घर लेके गए, चाय पी, खाना वगैरह खाया। उसके बाद मैं तकरीबन आई थिंक 300 किलोमीटर राइड करके मैं अगले सिटी गया। फिर मुझे वो लगा कि मेरा हाथ जो है वो थोड़ा सा जो है ना दब लगी है, उसकी भी ज़ख़म नहीं था, हाँ। मतलब अंदर की जो वेन्स थी वो लग रहा था कि कुछ हुआ है। हाँ। 1 हफ़्ता फिर उसको रेस्ट दिया, 2-3 महीने लगे उसको ठीक होने में। लेकिन ये था कि मैं राइड कर सकता था प्रॉपर्ली, अपने सारे काम कर सकता था। अगर मैंने गियर ना पहना होता सही तरह से तो वो पता नहीं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ मेरे हाथ ज़मीन के ऊपर जा रहे हो, क्या बनेगा आपके वो। अल्लाह खैर करे। तो ये बहुत ज़रूरी है और सब लोगों से गुजारिश है कि हमेशा गियर पहन के चले। और वो लोग जो आप देखते हैं ना कि टी शर्ट में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, हैवी बाइक पे बैठे हायाबूसा में इधर उधर, खुदा के लिए उनको फॉलो मत करें, खुदा के लिए। अब और अगर पेरेंट्स आपके बच्चे इस तरह चला रहे हैं तो आई थिंक ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को कहें कि भाई अगर तूने बाइक पे बैठना है तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अबरार भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। और डिस्पाइट के आपकी ज़ाहिर है तबीयत नासाज है, मगर आपने मौका दिया, इतनी अच्छी बातें की, अपना ट्रैवल शेयर किया, पूरी जर्नी शेयर की। और बहुत से लोग जो हैं ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जानना चाहते थे, और आई एम श्योर उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। तो बहुत शुक्रिया आप आए और हमें आपने इतना टाइम दिया। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बातें तो बहुत हैं करने को, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अबरार भाई जब सेंट्रल एशिया से, जापान से, कोरिया से, वियतनाम, फ़िलिपीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया करेंगे, एक और सेशन इंशाल्लाह आपका लगाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आई होप आपने एंजॉय की होगी कॉन्वर्सेशन। अबरार भाई को फॉलो करना नहीं भूलिएगा, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और साथ ही साथ हमें भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।